मन को कैसे जीते? क्योंकि सर थॉट तो चलते जा रहे हैं, हर सेकंड एक नया थॉट जनरेट हो रहा है। अगर मैं बता दूं कि मन क्या है तो अगला नोबेल प्राइज मेरा। आज के जो जेनजी है या आज यूथ है वो उनसे बहुत कनेक्ट कर पाता है ओशो की बातों। अरे वो मेरे भगवान है। ओशो होश सिखा रहा है और होश का परिणाम है। अभी प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी वीडियो में बोला कि अगर तुम ओशो की राह पे जाओगे तो भगवान तुम्हें ऐसे ठीक करेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे जब वो सबक सिखाएंगे। ओशो को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ऐसा सुधार तो देंगे वो, पर वो फिर ऐसा सुधारेंगे कि आप सह नहीं पाओ। धार्मिक लोग क्यों अगेंस्ट है ओशो? मैं तुम्हें आज एक बात बता देता हूँ, तुम्हारे दर्शकों को बहुत काम आएगी। ये जो एक बीमारी है ना शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर एजुकेशन, उसके नाम पे लूटे जा रहे हो तुम, और बहुत भयंकर लूटे जा रहे हो। 7,000 मुसलमानों ने स्पेन पे कब्जा कर लिया था। वहाँ की जो दमित शोषित जनता थी उसे लग रहा था कि मसीहा आ रहे हैं। आज तो मुसलमान को कोई बगल में ना बिठाए। मुसलमानों को अगर इस्लाम के बारे में जानना है तो हूरों का सपना छोड़ के, एक तो पत्नी तो नीचे खुश नहीं रख पा रहा, माँ बहन की गाली दे रही है 50, वहाँ 70 हूर को कंट्रोल करोगे। हिंदुस्तान के लड़के क्यों मार खाते हैं? ये लड़की देखने जाते हैं, लड़की की आंख बहुत छोटी है, तेरी कुत्ते जैसी आंखें, क्या करेगा भैया? आप राजनीति में आए और आपने आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या देखा? केजरीवाल जी के व्यक्तित्व में आपने ऐसा क्या देखा? केजरीवाल इज फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर हर दिन इलेक्शन हो हिंदुस्तान में तो मोदी जी हर दिन रैली करेंगे। उनकी आत्मा रैली में बसती है। मुझे हराने के लिए उन्होंने मेरे प्रतिद्वंदी का पैर छू लिया। इस देश में 70% लोग सोचते हैं कि भगवान अगर डेली चुनाव हो तो साला डेली दारू पीने को मिलेगा। जिस कंट्री में लोग खुश है कि नेताजी हमारा पैर छू के गए हैं, तेरा पैर छू के तेरा गला दबाएंगे बे। अब ये देश पता कहाँ जा रहा है? जब लोग भूखों मरने लगे। 2034 का चुनाव भारत में बड़ा क्रांतिकारी चुनाव होगा। 29 का भी होगा। चाइना हमारे साथ पैदा हुआ, आज की डेट में उसकी टक्कर किससे है? अमेरिका से। हम अगर कायदे से देखा जाए, नेपाल हमारी बात नहीं सुनता। जैसे पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर पंजाब वाले में है, तो उन्होंने डिस्टर्बेंस आज भी है, पहले भी थी। अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश कंट्रोल करे ताकि वो नॉर्थ ईस्ट में भी वही सब करे। भाई ये जो बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या हुई, इससे किसको फायदा हो? इस देश का आदमी बजट समझता ही नहीं क्या होता है। इस देश में आदमी किस पे चर्चा करता है? राखी सावंत। अरे भैया 4-5 शादी कर लिया तो तेरे पेट में काहे दर्द हो रहा है? ये दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पढ़े लिखे जाहिल रहते हैं। तो क्या जो डीप स्टेट्स है या जितने भी MI6 या जितनी एजेंसी है, ये चाहती है कि एशिया में डिस्टर्बेंस बनी रहे भारत के आसपास? ये सारा स्पॉन्सरशिप चाइना की है। चाइना को पता है कि अगर इंडिया पावरफुल हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। तो आज का एपिसोड जिस बारे में, ये उस आवाज की कहानी है जो हजारों बच्चों के दिमाग में गूंजती है। क्योंकि जब सिस्टम कंफ्यूज करता है तो वो राह दिखाते हैं, जब सपने वीक पड़ते हैं तो वो मोटिवेशन दे देते हैं। तो आज द प्रतीक शो पे हम रियल मोटिवेशन, रियल लाइफ टॉक और आपकी लाइफ के लिए रियल समझ क्या होनी चाहिए, जो गाइडेंस के रूप में काम करे ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाओ, बेटर इंसान बन पाओ और इस नए साल पर अपने अंदर एक बेटर चेंज ला पाओ, जिसको कहते हैं इवॉल्व होना। तो आज का पॉडकास्ट उसी चीज को लेकर समर्पित है। तो आज हम इन्वाइट कर रहे हैं वन एंड ओनली अवध ओझा सर, ओनली ऑन द प्रतीक शो। तो बिना किसी देरी के फटाफट मिलते हैं पॉडकास्ट में। एंजॉय द शो और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपको सीधा पॉडकास्ट में। यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग अवध ओझा सर, ओनली ऑन द प्रतीक शो। तो आज का पॉडकास्ट 5 साल बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको रेलेवेंट नजर आएगा। तो आज है हमारे साथ एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, मिस्टर अवध ओझा सर, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक टीचर हैं, एक ऑथर हैं और भी ना जाने कितने नायाब टाइटल्स सर के पास है। और सर की बातें तो हम सब रील्स पर सुनते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। आज सर इस एपिसोड को अनफिल्टर्ड बनाते हैं। बिल्कुल अनफिल्टर बात करेंगे। बिल्कुल सर, मैंने आपके वीडियोस देखे 2019 से देख रहा हूँ, क्योंकि 2019 से जिंदगी में डिप्रेशन पहली बार चालू हुआ, तो मैंने सोचा मोटिवेशन लीजिए। जिसके पास 2 चीजें नहीं होती है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पहला, जिसके पास एक अच्छा परिवार नहीं होता है, क्योंकि माँ का काम क्या है? भाई मेरे बच्चे हैं, कल मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा देख भाई 3 बेटियां मेरे, तो मैंने उनसे कहा कल रात में मेरी बात हुई, मैंने कहा देख 99 बात तेरी, 1 मेरी। तो बोले हाँ कौन सी? मैंने कहा यार अपने मन को अपना गुलाम बना लो।
पहले तो मुझे ये बताओ कि सर मन क्या है, क्योंकि एज अ नॉर्मल अगर कोई इंसान इसको देख रहा है, वो आप बोल रहे हो कि मन को कंट्रोल करे, सब यही बोलते हैं कि अपने मन को वश में कर लो। मैंने जीतने की बात कही, जीतने की बात करी, आप अपने मन को जीत लो। किस मन की बात करी जा रही है और क्या जीतना है, मन को कैसे जीतें? क्योंकि सर थॉट तो चलते जा रहे हैं, हर सेकंड एक नया थॉट जनरेट हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो मन को कैसे साध लिया जाए? अगर मैं बता दूं कि मन क्या है, हाँ बता दो। तो अगला नोबेल प्राइज मेरा। डेफिनेटली। पहली बात तो ये है कि गाड़ी बिना स्टीयरिंग के नहीं चलती, है ना? राइट। तो मन है स्टीयरिंग, ठीक? जैसे अगर मन निकाल दिया जाए, बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं, तुमने देखा होगा, सुना भी होगा, जो कोमा में चले गए, हाँ 10-10 साल कोमा में रहे, राइट, पर वो मरे नहीं। जिंदा थे। लेकिन कोमा में आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ पड़े रह सकते हो। यानी आपको चलाने वाला, आपकी स्टीयरिंग आपका मन है। अगर वो जिंदा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदा होते हुए भी। अब सेकंड लाइन पॉइंट है हमारा। अब मन को हमारे शास्त्रों ने घोड़े से कंपेयर किया है। अच्छा। तो अगर घोड़े को बिना लगाम के बैठा जाए उस पर, वो मार डालेगा। तो हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे देश ने कहा कि एक काम करो, मन पे लगाम, घोड़े पे लगाम डालो। कौन सी लगाम? ध्यान की। ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हुए बैठे हैं या आंख बंद करके 5 घंटे लेटे, वो सब हरामखोरी है। ध्यान मतलब अपने आप को निरंतर वॉच करना। एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ना है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, कह रहा सर मन नहीं कर रहा है। अरे तो भैया तेरा ही तो है भाई, हम गन पॉइंट पे बिठा ले किसी को कि भाई आज तुझे पढ़ने नहीं दूंगा, तो बात समझ में आती है। तेरा मन तेरी शरीर के अंदर, और तुझे बैठने नहीं दे रहा है। अब उस मेजर पॉइंट पे आते हैं कि मन क्या है। किसी को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं। बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा मन प्याज की तरह है, एक एक छिलका निकालते जाओगे, एट द एंड ऑफ द डे शून्य हाथ लगेगा। पर वो शून्य, बुद्ध ने कहा है कि दैट इज इनफाइनाइट, शून्यता। अब मन क्या है नहीं पता, विचार कहां से आते हैं नहीं पता, कौन से विचार कब आएंगे ये भी नहीं पता। मतलब आप बियर बार में बैठे हो और आपके अंदर हनुमान चालीसा चल रही, और आप मंदिर में बैठे हो, वहां बियर बार का ख्याल आ रहा है। कुछ लोग क्लासरूम में बैठे हैं, मूवी में, उनका मन मूवी में बैठा है। जब मूवी कह देख रहे हैं तो वहां सोच रहा है कि यार 3 घंटे वेस्ट हो रहा, पढ़ लेते तो ज्यादा ठीक है। तो अब 3 चीजें नहीं पता, मन क्या है, विचार कहां से आ रहे हैं, और विचार कौन सा आएगा। पर एक चीज पता है, सांसें, सांसें दिखाई पड़ रही, हाँ। और सांसों का मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। तुम देखो, तुम एयरपोर्ट जा रहे हो, तुम्हें फ्लाइट 4 बजे है और तुम 4:10 पे एयरपोर्ट पहुंचे, तो तुम पता है कि फ्लाइट चली गई। पर जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि यार फ्लाइट 3 घंटे लेट है, तो एक गहरी सांस अंदर जाएगी। कमाल बात है, गौर किया ना? जब तुम गुस्से में हो तो सांसें तेज हो जाती हैं, उत्तेजना जहां भी होगी सांस तेज हो जाएगी। मैं तुम्हें आज एक बात बता देता हूं, तुम्हारे दर्शकों को बहुत काम आएगी। ये जो एक बीमारी है ना, शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर एजुकेशन, उसके नाम पे लूटे जा रहे हो तुम, और बहुत भयंकर लूटे जा रहे हो, वो उत्तेजना की बीमारी है, वो शरीर की बीमारी नहीं है। मतलब तुम अपनी पत्नी के सामने पहुंचे, अपने गर्लफ्रेंड के सामने पहुंचे, इतने उत्तेजित हो गए तुम, और मन ने उस एक्साइटमेंट में रिएक्ट कर दिया। उस लड़की ने कुछ नहीं किया, साइकोलॉजिकली एग्जैक्टली आप वीक हो गए, आप हाँ, वो ऊपर, हाँ, मन ने एंजॉय कर लिया, आप तड़प रहे हो, है ना? तो अब क्या कर रहा, अब देखो, अब यहीं पे गौर करो। इसी को मैं कहता हूं ध्यान, कि भाई आपको चीजें दिखाई पड़ी, बुद्ध को दिखाई पड़ी कि यार एक ओल्ड एज आदमी, ओल्ड एज का मतलब सेंसेस आर डेड। किसी 90 साल के आदमी को तुम गए 100 करोड़ रुपए दे दे कि ये लो चाचा जाओ ऐश करो,
कितना गाली देगा तुमको कि किस चीज पे ऐश करूं, जबान काम नहीं कर रही, कान से सुनाई पर नहीं पड़ रहा है, खत्म हो गए। कोई आदमी कैंसर का पेशेंट है, लास्ट स्टेज का है, मरने जा रहा है, और तुम पहुंच गए कि भाई आलिया भट्ट का जान दिखाऊं तुझे। सेंसेस खत्म हो गई। बुद्ध ने क्या देखा? एक बुजुर्ग देखा, एक बीमार देखा, एक डेड बॉडी देखा, तीनों में सेंसेस नहीं है। फिर उन्होंने एक सन्यासी देखा जिसने अपने सेंसेस को जीत लिया है, आनंद की स्थिति में है। हम सब देखते हैं ये चारों चीजें, ऐसा नहीं सिर्फ बुद्ध ने देखा था, पर हमारे पास बुद्ध जितना जिंदा दिमाग नहीं है। तो अब सांस, अभी एक बात क्लियर हो गई कि सांस और विचार का बड़ा गहरा संबंध है ना। अच्छा, मन हमें पता नहीं, विचार हमें पता नहीं, सांस हमें पता है, तो सांस को साध लो। जैसे ही तुम्हारा विचार, तुम्हारी उत्तेजना, तुम्हारा डर तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे, तुम अपनी सांस पकड़ लो, आंख बंद करो और सांस पकड़ लो। 6 महीने लगते हैं। 6 महीने बाद एक दिन आता है जब आपकी सांस आपके कब्जे में आती है। उसको कोई दुनिया में आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कबीरदास जी ने उसको कहा गूंगे का गुड़। क्यों गूंगे का गुड़ का मतलब सर? मतलब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अच्छा, बता नहीं पा रहे। ठीक है। जैसे एक मूवी आई थी शूल, तो उसमें वो कहता है ना कि मैं अपने मन में हंस रहा था। बच्चा भैया जब वो आपको गाली दे रहा था तो मैं अपने मन में हंस रहा था। तो बच्चा भैया जाके उसे एक चाटा मारता है, कहता दिखा मन में हंस के। बस ऐसे ही है, बता नहीं पाओगे। मतलब वो चीजें अंदर घटेंगी पर आप बता नहीं पाओगे। तो उसी पे भजन बना है कि सांसों की माला से सुमिरू में पीका ना। अच्छा सर, आप ये मन की बात करी, आपने कहा सो पकड़ लो। मैंने ओशो की एक बात सुनी थी, वो कहते हैं कि अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो जो मतलब जहां हो जो हो उस समय में साक्षी बन जाओ। अरे बड़ा प्यारा वर्ड है ये। तो आपका मतलब इसी चीज से कि साक्षी एक अनुभव है, अवेकेंड होना, प्रेजेंट होना, बहुत बड़ी कीमिया है ये। बड़ा प्यारा, बहुत बड़ी प्यारी बात। हमारा मन गाड़ी चला लेते 4 व्हीलर, तो जब चलाना सीखे होगे तो शुरुआत में बहुत अटेंटिव होके चलाए होगे, है ना, ध्यान में, बहुत ध्यान, है ना। लेकिन जब एक्सपर्ट हो गए ध्यान गायब हो गया। अब एक्सपर्ट हो, अब गाड़ी चला रहे हो, एक हाथ में कोक की कैन है, कैन किसी चीज की भी हो सकती है, कोक का मैं बात कर रहा हूं, एक हाथ में कोक की कैन है, सामने टीवी पे कुछ शो भी चल रहा है और गाड़ी चला रहे हो, गाने भी चल रहे हैं, बात भी हो रही है। तुम एक बात गौर करना, शराब जब आदमी ज्यादा पी लेता है ना तो उसे गाड़ी चलाने का बड़ा मन करता है, उसे साबित करना होता है कि भाई मैं बेहोश नहीं हूं। ऐसे ही हर आदमी आज पता है किस चीज से परेशान है, वो हर क्रिया में यांत्रिक हो गया है, हर चीज वो मैकेनिकल कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। अनकॉन्शियसनेस के साथ हाँ कर रहा है वो, बट उसमें है नहीं पूरा, उसमें वो है नहीं, माइंड फिर भी कहीं और, उसकी बॉडी वहां है, वो सब्जी घुमा रहा है और उसका दिमाग कहीं भी बैठा हुआ है। सर आपने क्या मतलब परफेक्ट एग्जांपल बताया। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। हम 4 फ्रेंड जा रहे थे पहाड़ों पे, तो एक टाइम आया एक दूसरे से इतने बोर हो गए, गाने चल रहे हैं, मैं सब चारों चुप बैठे हैं, मैं अपना सोच रहा हूँ, वो अपना सोच रहे हैं, सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं। तो एकदम से मेरे दोस्त की एक आवाज आई कि हम सब एक साथ तो है पर चारों अलग अलग है, कहीं तितर बितर है। इसीलिए ओशो पता क्या कहता है, हर कदम पे जागो। उनका एक ही टर्म है जीवन का, जागो। कह रहे लड़ाई कर रहे हो तब भी जागो। एक बड़ी प्यारी कहानी है हजरत अली की इस्लाम में। तो वो एक युद्ध था, वॉर था, उसमें लड़ाई चल रही थी, तो उनका जो जानी दुश्मन था उसको उन्होंने पटक दिया और तलवार निकाला सीने में भोंकने के लिए, पर जैसे ही उसे मारना चाहा उसने उनके मुंह पे थूक दिया। तो जब उसने उनके मुंह पे थूक दिया वो उठ गए, छोड़ दिया, कहा जा। उसने कहा क्यों? कहा जा। अरे उसने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, ये मौका मुझे मिला होता तुम अब तक खत्म हो चुके होते। कहा जा यार आज नहीं मारेंगे। तो कहा क्यों? कहा मैं तुझे मारने जा रहा था, मैं पूरे होश में था, तूने थूका, मुझे तेरे ऊपर क्रोध आ गया, मेरा होश खत्म हो गया। आज सब लोग मैकेनिकल हो चुके हैं,
किताब खुली है, मन सिनेमा हॉल में, पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, मन ब्याज में है। इसलिए तो हर चीज बिगड़ती जा रही है, परिवार के रिलेशंस खत्म होते जा रहे हैं। आप वहां हो ही नहीं ना, मेंटली आप कहीं अपोजिट है। तो अवेकनिंग का मतलब हर कदम पे जागृत रहना कि मैं प्रतीक भाई को इंटरव्यू दे रहा हूं, और ये जो इंटरव्यू चल रहा है वो अवध ओझा नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ साक्षी है, वो देख रहा है, बोल कोई और रहा है। मजा आ रहा है सर आपसे बात करके। सर आप इस्लाम की, मैंने आपकी वीडियोस में और आपने अभी भी चर्चा करी इस्लाम की, इस्लाम को आप बहुत अच्छा बताते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा क्या है इस्लाम में, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस जाने। क्योंकि इस्लाम, आई थिंक जो हिंदू होता है ना, अभी जावेद अख्तर साहब ने एक बात बोली कि एक सच्चा धर्म वाला व्यक्ति भी एथीस्ट होता है, कि वो अपने धर्म को तो धर्म मानता है, बट किसी और धर्म को वो नहीं देखता, वो सही नहीं समझता, उसको लगता है उसका धर्म सही है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दूसरे धर्मों को अगर समझ रहे हैं तो इस्लाम में ऐसी क्या सबसे बड़ी खूबी आपको नजर आती है जिसको आप अच्छा मानते हो, बताना चाहो। दुनिया में सारे धर्म बराबर है, हम्म, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सब। राइट। और उन धर्मों के बीच में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। हम्म, तो झगड़ा किसमें है? धर्म के मानने वालों में। राइट। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है हिंदू और मुसलमान में। क्यों है? अब आपको बताया गया कि साहब भगवान है, अल्लाह है, फलाना है, और आप 5 रुपए का नोट देख के सड़क पे पैर रख के खड़े हो गए। हाँ, धर्म एक मैकेनिज्म है आंतरिक क्रांति की। कैसे? सिद्धार्थ इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसस पे जी रहा है, फिर वो आदमी साधना कर रहा है, फिर बुद्ध बन जा रहा है। तो जो स्त्री उसके लिए भोग्य थी, अब वो मां बन गई है। आम्रपाली को भी मां कह रहे हैं बुद्ध। उतना बड़ा विज्ञान है धर्म। तो होता क्या है कि जब हम धर्म के मूल सिद्धांत को नहीं समझ पाते और हमें फल नहीं मिलता, 50-50 साल से लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अब हनुमान चालीसा में क्या लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर जो ही छूटे बंद महासुख होई, 100 बार पढ़ लो। वो कह रहे भाई साहब 10,000 बार पढ़ लिया तो पढ़ लो, क्योंकि जब तक तुम्हें उसकी कोर बातें समझ में नहीं आएंगी तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। शिर गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। गुरु चाहिए, सुधारने। शिर गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनो रघबर बिबल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के, हमको बुद्धिहीन मानो। एमएससी फिजिक्स करने के बाद भी मैं सिगरेट पी रहा हूं तो बुद्धिहीन नहीं हूं। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या, पर 3 ही चीज चाहिए। मर्सिडीज तो छीन लेंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारे दोस्त हैं, हमसे कहे हम भगवान से गए तो मांगे कि भगवान हमको एक मकान दे दो। हमने कहा कितने जाहिल हो तुम। बोले तुम नहीं मांगते। हमने कहा मांगते हैं, हम तो गैलेक्सी मांगते हैं। और मुकेश अंबानी मुझसे कहते अवध ओझा मुझसे कुछ मांग लो। मैं उससे कहूंगा भाई साहब एक सिम दे दो। मैं तो कहूंगा भाई रिफाइनरी दे दे 2-3 अपनी। किससे? बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि किससे क्या मांगना है। क्या बात है सर आपकी, मजा आ रहा है। तो सारे धर्म पैदा हुआ। एक समय के बाद हर धर्म कुरीति का शिकार हो जाता है, लगभग हर धर्म। क्योंकि कुरीति मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस। ओके, ठीक है। जैसे कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ था, है ना। तो उसकी वजह यह होती है कि पुरोहित जो तबका है वो उसके बहुत सारे प्रिंसिपल को समझ नहीं पाता। जैसे हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने कहा औरतें 4 जगह मुंह मारती हैं। अरे बाबा जी, औरतें माँ होती हैं, बुद्ध पैगंबर है, वैश्या को माँ कह रहे हैं। कितना हाई लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेटस रहा होगा। लोग अपनी पत्नी को माँ नहीं कह पाते, उसको वैश्या कहते रहते हैं। इस दुनिया में और खासकर इस देश में 95% लोग चाहते कि हमारी पत्नी सिर्फ हमारे सामने हंसे, बाकी पूरी दुनिया के सामने रोए। संभव है? वो भी तो इंसान है यार। बिल्कुल नहीं हंसेगी। लड़कियां अगर घर में खुल के हंस देना तो डांटा जाता है उन्हें कि सबके सामने नहीं हंसना चाहिए। ठीक। तो एक समय के बाद धर्म कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं। जैसे आज मुसलमान है
तो 7th सेंचुरी में जब इस्लाम पैदा होता है, बड़ा प्यारा समय है 7th सेंचुरी। तो उधर यूरोपियन वर्ल्ड में ईसाईयत पाखंड का शिकार है, इधर अरब वर्ल्ड पाखंड का शिकार है, पाखंड का, धर्म का नहीं, पाखंड का। चाइना पाखंड का शिकार है, भारत पाखंड का शिकार है, सती सिस्टम, औरतों को जलाया जा रहा है। और उस परिस्थिति में इस्लाम पैदा होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। औरतें बैटलफील्ड में जा रही हैं। आज ये जो बुर्का पहना के अपनी औरतों को टहला रहे हैं, मोहम्मद साहब के समय औरतें बैटलफील्ड में जा रही हैं। शादी करने से पहले औरत की रजा ली जाती थी। और इस्लाम का जो सबसे प्यारा स्लोगन है वो है अर्शहुल ताला कल्ब मोमिन, अल्लाह का घर मोमिन के हृदय में। तो चारों तरफ आग लगी हुई थी, सब तरफ, किसकी? पाखंड की, पाखंड की। उसमें वो धर्म पैदा होता है। भारत 7th सेंचुरी कास्ट सिस्टम का शिकार है, अपर, लोअर, ब्राह्मण, दलित। अब उसमें जब वो इस्लाम की फौजें भारत की तरफ आ रही थी, तो जो लोग दमित थे उनको सहारा मिला होगा कि नहीं होगा? 7,000 मुसलमानों ने स्पेन पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि जब मुसलमान स्पेन पहुंच रहे थे तो वहां की जो दमित शोषित जनता थी उसे लग रहा था कि मसीहा आ रहे हैं। आज तो मुसलमान को कोई बगल में ना बिठाए, मस्जिद जाओ, वहां कोई VIP नहीं है। अगर तुम दिल्ली में हो और प्रधानमंत्री मुसलमान है और प्रधानमंत्री नमाज पढ़ने जा रहा है और रिक्शा वाला लाइन में आगे खड़ा हो गया है, तो प्रधानमंत्री उसे पीछे नहीं कर सकता है। ये सब क्वालिटियां थी इस्लाम की। इस्लाम, कुरान का पहला शब्द है इकरा, पढ़ो। इकरा मतलब क्या होता है? पढ़ो, पढ़ो। और मोहम्मद साहब ने ये कहा कि चाहे चीन जाना पड़े, चीन पगानियों का देश था, नेचुरल वर्शिपर्स का देश था। तुमका कहने का मतलब था कि पढ़ाई के लिए कहीं भी जाना पड़े, पढ़ो। और आज सबसे ज्यादा इलिटरेसी किसमें है? मुसलमानों में। इलिटरेसी तो इलिटरेसी। एक मेरे दोस्त हैं, PhD कर रखी है, मुसलमान है। उनसे मिलकर बड़ा मुझे, मतलब मैं जल्दी दुखी नहीं होता। PhD कर रखी, तो मैंने कहा यार एक बात बताओ भाई, तुम लोग तो जन्नत चले आओगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? बोले अल्लाह ने कुछ अच्छे काफिरों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अरे मैंने कहा जाहिल, तुम कहीं नहीं जाओगे, मार खाओगे, मार। अल्लाह, भगवान। मुसलमानों को अगर इस्लाम के बारे में जानना है तो हूरों का सपना छोड़ के, एक तो पत्नी तो नीचे खुश नहीं रख पा रहा, माँ बहन की गाली दे रही है 50, वहां 70 हूर को कंट्रोल करोगे? हैं? तो इमेजिन करो कि मान लो, तो सोच के देखो, एक इमेजिन करो कि अगर आपकी धरती की पत्नी खुश है, अगर आपका पैर दबाती है, आपके लिए खाना बनाती है, खड़ी है कि बंदी हाजिर है, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से, तब तो 72 हूर को संभाल ले जाओगे। और अगर नीचे तुम्हारी बीवी तुमको जूते से मार रही है, माँ बहन की गाली दे रही है, निकम्मा कह रही, तो 72, वो भी 160 फीट की। मतलब खैर, आरजू काजमी जी ने, एक बड़ा पाकिस्तान की वो पत्रकार है, बहुत सुंदर सी हैं और बहुत अच्छे सवाल करती हैं। तो उन्होंने एक मौलाना से पूछा कि मौलाना साहब, आदमियों को तो हूरें मिल जाएंगी, हमें क्या मिलेगा? तो मैंने कहा आप हूरों की सरदार होंगी। तो बेचारी हंसने लगी, बोली ये तो कोई मतलब बात नहीं हुई, उन्हें 72 मिली, हमें कम से कम एक नया मिल जाए वहां। तो मैं बताऊं ऐसा क्यों हुआ? धर्मों में, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सबके स्वर्ग में महिलाएं हैं। क्योंकि थॉटलेसनेस की जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो सेक्स में है। इसलिए सेक्स के लिए आदमी पागल होता है, और खासकर वो जो एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है। जैसे मान लो तुम्हारी 1,000 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, तुम उस वक्त नाचोगे? तुम उस वक्त ये थोड़ी करोगे भैया रुको, मैं जा रहा हूं, मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूं। कोई भी आदमी खुशी में सेक्स कभी नहीं ढूंढता, कोई भी आदमी खुशी में शराब कभी नहीं ढूंढता। जो भी शराब और सेक्स ढूंढ रहा है वो या तो स्ट्रेस में है, या एंजाइटी में है, या परेशान है।
तो अब धरती के लोगों को बताना था कि स्वर्ग में कितना मजा आएगा। अब कोई और तरीका तो था नहीं, तो बोले भाई 72 हूरें मिलेंगी। ये तरीका है। वहां क्या, जैसे हम कभी कभी अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि भाई पापा अगर आईएएस बन जाएंगे तो क्या होगा, तो आईएएस अगर तुम बन जाओगे तो 500 चॉकलेट डेली मिलेगी। अच्छा पापा, एक नर्सरी का लड़का है, उसने तुमसे पूछा कि प्रतीक भैया अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो क्या होगा मेरे जीवन में, और नर्सरी का बच्चा है, क्या जवाब दोगे तुम प्रोटोकॉल शब्द यूज करोगे? नहीं, तुम कहोगे बेटा 24 घंटा जब आंख बंद करके कहोगे चॉकलेट, सामने आ जाएगी। तभी तो प्रभावित होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो उसको चाहिए। हाँ, तो जब वो बड़ा होगा, ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा, समझदार होगा, तब वो जान जाएगा कि अच्छा ये एप्पल की जो फोटो किताब में बनाई थी ये समझाने के लिए बनाई गई थी, एप्पल कहीं है नहीं। तो सारे धर्म अच्छे हैं। मैं इस्लाम की इसलिए तारीफ करता हूं, मैं आज बता दूं, क्योंकि मेरे गुरु हैं श्रीकांत यादव जी, उनके गुरु हैं मंसूर भाई, मुसलमान हैं, और उन्होंने मेरे गुरु को गीता पढ़ाया। तो जब भी कोई इस्लाम पे अटैक करता है तो मुझे लगता है नहीं, इसको पता नहीं इस्लाम के बारे में। तो गुरु के नाते मैं इस्लाम के पक्ष में खड़ा हो जाता हूं। इसलिए आप तारीफ करें। सर आपकी जैसे सोच बहुत रैशनल, आम इंसान की नहीं होती, 99% की भी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो रैशनल बन जाएगा उसके मन में क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो कॉन्शियस जिसके मन में क्वेश्चंस है दुनिया को लेके, हर चीज को लेके, वो उसकी खोज करेगा और उसका जीवन बिल्कुल करेक्ट है। आप रैशनल बने कैसे? और सबसे पहले उसका मैंने आपके बारे में, जब मैं पढ़ रहा था, सुना आपके बारे में, तो मैंने देखा आपका बचपन टफ था, जवानी में अल्कोहल, गुंडागर्दी, गलत संगत के फेज में आप फंसे। आप इन सब चीज, देखो एक फेज होता है लाइफ में, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक फेज चल रहा है लड़के की लाइफ में, लड़की की लाइफ में, जहाँ पे वो बर्बाद है, उसको भी रोज पता लगता है कि मैं बर्बाद हूँ, बट उससे यहां तक का सफर, इतनी नॉलेज, इतना विजडम और अपने विचारों में इतनी क्रांति, ये कैसे डेवलप हुई, इतना रैशनल दिमाग? उसमें एक जो सबसे बड़ा योगदान है वो मेरे फादर का है। कहते भाई, हमने कहा हाँ, बोलते जितनी मस्ती करनी कर ले बचपने में, जो करना है कर लो। मतलब मेरे फादर आते थे इलाहाबाद, एक छोटे से इंसिडेंट में आए, इलाहाबाद आए तो ऐसा करते थे, इलाहाबाद आते थे, मुझे पैसे उसे देते थे, फिर दूसरे दिन सुबह जाते थे, क्योंकि 8 घंटे आना फिर 8 घंटे जाना। तो आए तो मेरी दोस्त थी, वो आई हुई थी, मेरे कमरे में बैठी हुई थी। तो आए तो देखे कि लड़की बैठी कमरे में, तो पैसा वैसा दिए, पानी नहीं पिए, फिर हमसे बोले यार ऐसा है कि एक बहुत जरूरी काम है मुझे, तो इस बार मैं आज रुक नहीं पाऊंगा। अरे मैंने कहा फालतू की बातें कर रहे हैं, जब ऐसे आई थी मिलने के लिए, जा रही है, हाँ, तो उसको मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। किसी दूसरे का बाप होते तो बहुत मारा होता। बिल्कुल 90s में हमसे बोलते थे फर्स्ट ईयर में कि भाई भैया देखो हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो है वो नहीं करना चाहती, तो चलो कोई बात नहीं, तो तुम देख लो, अपना हिसाब किताब देख लो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आदमी, जैसे मैंने, बॉलीवुड का बड़ा रोल है हमें शेप करने में, थॉट प्रोसेस। जैसे एक मूवी है हेरा फेरी, अब उसमें अमिताभ बच्चन साहब कैशिनो में जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, और सिगरेट निकाल रहे हैं और सिगरेट लगा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं स्कॉच विद सोडा। तो हमें लगा कि वाह भाई, सिगरेट और शराब जो है ना आदाबाजी की निशानी है, रुतबा। भाई पंचायत सीरीज आई, कितनी प्यारी सीरीज है, लेकिन उसमें भी यही दिखाया कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप बियर पी लो। इस देश में बॉलीवुड को दिखा, लेकिन अब बॉलीवुड भी बेचारा क्या करे, उसको पिक्चर और सीरीज बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो बाबा रामदेव देंगे नहीं, सदगुरु देंगे नहीं, कोई संत महात्मा फंड करेगा नहीं, फंड तो यही लोग करते हैं ना, तो जिसका हम फंड लेंगे उसका तो गाना गाएंगे ही। तो बड़ी सारी जीवन में बातें रही, मतलब चुनौतियां बहुत रही, सप्रेशन बहुत रहा, और मतलब बचपन में तो ये हालत था यार, क्लास में, स्कूल में, कि कोई भी टीप मार सकता है, कोई भी मार दे, कोई भी गाली दे दे, कुछ भी कर दे। तो कहते हैं ना, जब आप सप्रेस होते रहते हो तो एक समय आता है जब आप बर्स्ट करते हो।
और जब आप बस करते हो कि तुमने कभी किसी को मारा नहीं, मार खाए डेली, और एक दिन तुमने मारा किसी को, दौड़ा कर, पूरा मोहल्ला आके सलाम कर रहा है, तो कितनी प्यारी फीलिंग होगी कि हाँ भाई ये रास्ता सही है। राइट। तो बहुत कहते ना, अ मैन इज क्रिएटेड बाय हिज सर्कमस्टेंसेस। तो मुझे मेरी सर्कमस्टेंसेस ने बनाया, परिस्थितियों ने। मैं दिल से कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी को आज भी बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, एक साहब मुझे डेली धमकी दे रहे थे आके। उनको लगा मास्टर है, डेली ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, और गुरुजी ऐसे हल्के में मत लो, और उस मोहल्ले में जाओ गोली चल जाएगी। एक दिन रात में 2 बजे निकाली डबल, लगा दी, मार डालेंगे। तो मैंने कहा मैं गलती से टीचर बनाऊं। अरे भैया, फिर मुझे हंसी अपने ऊपर भी आई, उनके भी ऊपर आई। मैंने कहा देख यार, मना करते भाई मत छेड़, हमें पता है कि ये माया की दुनिया है, यहां जिसको बदमाशी आती है बस वही सरवाइव करेगा। एग्जाम्पल दूं? बिल्कुल। गौतम ऋषि की पत्नी कौन? अहिल्या। इंद्र ने धोखा देकर उनके साथ बलात्कार किया। इंद्र की औकात थी रावण की इस पत्नी के साथ बलात्कार करने की? टुकड़े में खाता छोटे छोटे। कितना बड़ा एग्जाम्पल है शास्त्रों में। एक सेज, एक संत, एक ऋषि, उसकी पत्नी के साथ इंद्र बलात्कार कर रहे हैं। इंद्र की औकात है। इंद्र को तो मारा था उसके बेटे ने, मेघनाद, उसका नाम था इंद्रजीत। हो सकता है इंद्र को मंदोदरी भी पसंद आई हो, क्योंकि पुरुष की तो एक क्वालिटी है, उसको अपनी पत्नी छोड़ के सब स्त्रियां सुंदर लगती। तुम गौर कर रहे हो, शादी वादी में लोग अपनी पत्नियों को उतना ध्यान नहीं देते, वो बन संवर के जाती हैं, बेचारी बड़ी दुखी होती हैं। जबकि असलियत में अपनी पत्नी की तारीफ करना चाहिए। उसको हर व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है कि 3 घंटे से तैयार हो रही हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। और वही आदमी अपनी पत्नी के साथ जब पार्टी में जा रहा है तो दूसरी बीवी कह रहा, अरे भाभी जी बिजली गिरा रही। अरे भाई, वो भी तो 3 घंटे में तैयार हुई होगी। हमारा फर्ज क्या है कि हम अपनी पत्नी की तारीफ करें। अरे यार, खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मंजरी ओझा को किसने बनाया सोचता होगा, मेरी वाइफ का नाम है। क्या बात है। मेरे मुसीबत में वही मेरे साथ खड़ी होगी, मेरी चुनौतियों में वही मेरे साथ खड़ी होगी। ये लैक ऑफ कॉमन सेंस है इन द मासेस। मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरे कदम से कदम मिला के कौन चला? मेरी वाइफ ही तो चली। और आदमी सुंदर शक्ल से तो होता ही है, शक्ल से ज्यादा भाव से होता है। दुनिया में किसी ने नहीं कहा भगवान से कि भगवान मेरी मां मुझे छुड़वा दो। भाई बहुत लोगों की मां है, छोटे कद की है, सांवली है, काली है, पर किसी ने अपनी मां की शिकायत कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि भाव का रिलेशन है। ऐसे ही जब आपकी अपनी पत्नी के साथ भाव का रिलेशन हो जाएगा, जहां भोग का रिलेशन है वहां, इसलिए हिंदुस्तान के लड़के क्यों मार खाते हैं? ये लड़की देखने जाते हैं, क्या देखोगे भाई लड़की में, क्या देखोगे? और अपना जा तो जा रहे हैं, 5 लोग और ले जा रहे हैं। लड़की की आंख बहुत छोटी है, तेरी कुत्ते जैसी आंखें, क्या करेगा भाई लड़की की आंख देख के? मां तो किसी ने देख के नहीं चुनी। बिल्कुल। तो जब मां देख के नहीं चुनी तो पत्नी देख के चुनने की क्या जरूरत है? भाई मेरी शादी तय हो रही थी गोंडा में, तो मेरी माँ ना, मेरी लव है, लव का मैरिज है। तो एक बार अरेंज, मतलब शादी, लोग आ रहे थे, तो शादी तो हुई। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई देखो लड़की बहुत अच्छे घर की है। हमारे तरफ जब लड़कियां बहुत अमीर होती हैं तो घर वाले कहते हैं इनकी सूरत मत देखना बेटा, सीरत। सीरत कहाँ दिखाई पड़ती किसी की? सीधे बोलो पैसा ले रहे हो 1 करोड़ रुपया इससे। तो मेरी वैसा एक थीम है कि मुझे भगवान जो दे देता है ना, मैं भगवान की दी हुई किसी भी चीज को कभी बुरा नहीं कहता। यार जिस आदमी के पास कभी खाने को नहीं था, उसने 1 लाख रुपए का चश्मा लगा रखा है और ये भी गिफ्टेड है। कितना कितना रहम है उसका मेरे ऊपर। तो मेरा मानना है कि परमात्मा ने जो दे दिया ना, वो दुनिया का श्रेष्ठतम है। तो मैं गया देखने, तो भाई मेरी माता जी ने कहा लड़की का रंग बहुत दबा हुआ था।
तो उनकी माँ आई मेरे पास, बोली बेटा अगर मना करना होगा तो हमें करा रहे हैं। मैंने कहा माता जी कैसी बात कर रहे हो, जिंदगी में शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने सारे मामले थे शहर में। मेरे एक दोस्त हरपाल सिंह बग्गा, उनकी माँ मुझे बहुत मानती थी, अब तो रही नहीं। 6 फुट की पंजाबी महिला थी, बहुत मानती थी। मतलब मुझे लगता है कि शायद वो मेरी सेकंड माँ थी, इतना मानती थी मुझे। तो एक बार उन्होंने मेरे ही एक दोस्त की माँ से कहा, उनकी बेटी थी, कि अवध से शादी कर दो अपनी बिटिया की। तो कह रहे ये लफंगे से शादी करेंगे? कहा बहन जी आप भी ऐसी बात करती रहती। कह रहे वो लड़का लफंगा नहीं है। पता नहीं शायद उनकी आंखों में कुछ रहा होगा, देखती थी तो मुझसे कहती थी कि यार बेटा पुत्र, पंजाबी थी तो बोलती थी पुत्र तू ना एक दिन बहुत कुछ करेगा। तो मेरी जिंदगी, एक तो सरकमस्टेंस, दूसरा मेरे पिता, कभी नहीं रोका, मारा ही नहीं। सर हिंदुस्तान में मैंने जो आपके पिता का कॉन्सेप्ट, मैंने जो उनकी माइंड रीडिंग अभी तक सुनी, देखी, करी, बड़े अद्भुत किस्म की है। आप अपना कोई इंसिडेंट बता रहे थे कि आप भाग गए थे, अपने घर छोड़ के चले गए थे और आप एक गंगा के किनारे खाट बैठे थे और आपके पापा अपना वेश बदल कर आए और आपको कुछ भेस बदल के नहीं है, कुछ पहन आए और आपको कुछ पैसे वैसे दे गए और बोला कुछ। और अभी रिसेंटली मैंने कहानी सुनाई ना, वो शराब वाली, ये स्कूल में शराब पकड़ी गई। स्कूल में शराब पकड़ी गई, प्रिंसिपल ऐसे बॉटल रखा हुआ है, मेरे पिताजी कह दे के बोले यार घर पे पिया करो यार। बोले साहब घर पे पिएगा, अब नहीं पिएगा साहब, अच्छा लगा है साहब। प्रिंसिपल भी देख रहा था। मेरे पिताजी ने, कहते ना हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। हमारे क्लास में 3 निकम्मे लोग थे पढ़ाई को लेकर, एक मैं, एक मेरा दोस्त है प्रशांत त्रिपाठी और एक हरपाल सिंह बग्गा जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रशांत त्रिपाठी आज की डेट में कम से कम 50 से 100 करोड़ का आदमी है, अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत प्यारा बिजनेसमैन। और बग्गा तो है 500-600 करोड़ का, बढ़िया पैसा कमाया है। पता चली सरदार के पास अच्छा पैसा। मैं तो बैठा ही हूं सामने। बाकी जितने लोग हैं ना 98.7, 96.2 सब नौकरी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, सबका परिवार भी अच्छा है। पर हम तीनों से किसी ने कोई आशा नहीं की। सबको लगता था ये खा ले पी ले यही बहुत बड़ी बात है। तो हमें सरकमस्टेंस ने बनाया, हमें परिवार ने बनाया, हमारे पिता ने बनाया। फिर मैं इलाहाबाद पहुंचा। यूनिवर्सिटी ने तो, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो मतलब समझ लो भगवान की स्थली है। वो एक से एक प्रोफेसर्स मिले, टीचर्स मिले। और फिर जिनकी मैं आज गीता पढ़ा रहा हूँ, परमानंद स्वामी अलगानंद महाराज, फिलॉसफी सब्जेक्ट मिला। हर व्यक्ति को फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिलॉसफी क्या करता है, आपके सोचने की क्षमता को इंप्रूव करता है। भाई अगर सेक्स में आनंद होता, मजा होता, तो वैश्याएं भगवान से यही दुआ मांगती कि भगवान हर जन्म में हमको वैश्या बनाना। नहीं मांगती। ये बात कौन डेवलप करता है? फिलॉसफी करता है कि हाँ यार ये बात तो है यार। अगर सेक्स में मजा होता, जैसे कि लोग दीवाने हैं और खासकर लड़के, अरे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे लड़के, मेरा 25 लड़कियों से अफेयर था। अबे तुझे 25 लोगों ने बेवकूफ बनाया, तुझे पता ही नहीं चला। मतलब लड़कियां कितनी कंपोज्ड, गहरी। वो कभी कभी किसी लड़की को तुम मुझे नहीं मिला सकते जो कह दे कि मेरा 10 अफेयर था, 2 अफेयर, कहेगी नहीं, कहेगी नहीं। नहीं आई डोंट सी बॉय गाइज एंड ऑल, आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। और हर पुरुष अपनी पत्नी से शादी के वक्त यही पूछता है, तुम्हारा कोई अफेयर था? अरे भिखमंगी है, भगवान है, किसी को भी आशीर्वाद दे दे। भगवान से क्यों पूछ रहे हो तुम्हारे कितने भक्त थे? और वो शंकर जी मिल जाए तो तुम उनसे पूछोगे, और भैया तुम भक्ता ही करो, अपना प्रसाद लो, आगे बढ़ो, तुमसे क्या लेना देना है यार। पर जितने पुरुष हुए, जितने, हर पुरुष की एक तमन्ना है वो ये जान जाए कि उसकी पत्नी का अफेयर था कि नहीं। बिल्कुल होती है। हाँ, और यही उनके बेवकूफी की सबसे बड़ी निशानी होती है। जितना ताकतवर पुरुष होगा उसकी औरत उतनी आजाद होगी। जाओ भाग जाओ भाई, जाओ। ताकतवर को कोई छोड़ के जाता है, भगवान को कोई छोड़ के जाता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ सकती हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ सकती हैं। योग्यता है ना उनके अंदर, योग्यता।
ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। यहाँ आज के लोगों में 15 किलो वेट है, तंबाकू खाए हुए है, शर्ट बदबू कर रही है, कह रहे मेरी औरत मुझको प्यार नहीं करती। तुझको कुत्ता ना प्यार करेगा, औरत तो बहुत बड़ी चीज है, क्यों करेगा? उसका मोबाइल चेक कर रहे हो, उसको ऊपर नजर रखे हो, ये पुरुष की निशानी है। एक मर्द, एक पुरुष अपनी औरत को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है वो है आजादी। पत्नी चली गई, 10 दिन बाद लौट के आई, आप डेली उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए डालते रहे, आप फोन भी नहीं कर रहे हैं। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ के क्यों नहीं जाते? वो जानती है कि हम चले गए कोई भी आ सकता है ना भाई, जहां ताकत है वहां तो कोई भी आएगा। भाई लक्ष्मी जी छोड़ दे विष्णु जी को, पूरा ब्रह्मांड शादी करने को तैयार है। बहुत सारे मेल अपना जेंडर चेंज करा के शादी कर ले। तो जहां ताकत है वहां कोई क्यों जाएगा यार? लड़के गाना गा रहे हैं, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने भिखमंगे का दामन तोड़ दिया। भाई तुम मतलब इनको शरण ने, इनको बांधो यार, 50-50 डंडा मारो इनको खींच के। जब तुमको पता था, कितना सिंपल सी कहानी है जिंदगी में। तुम सोचो ऐसे, भाई लड़की को चांदी की दीवार पर पसंद है, बना दो, वो दीवार पकड़ लेगी, तुम लड़की पकड़ लेना, सिंपल। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्रेम कर रहे हो, मतलब गुनाह। इतना बड़ा अपराध करोगे तुम जिंदगी में। तो यही सब उल्टी सीधी चीजों की वजह से आदमी परेशान है, मार आपने जो 2026 में डोज दे दी। नहीं यार, मैं तो सबसे ये कहूंगा, हमारी बात चल रही थी आचार्य रजनीश पे, उनकी एक किताब आप सब लोग पढ़े हैं, शिव सूत्र। वैसे तो उनकी हर किताब क्रांति है, पर एक उनकी किताब है शिव सूत्र, एक उनकी किताब है महावीर से महाविनाश, महावीर या महाविनाश। और इस देश का दुर्भाग्य, बुद्ध को संभाल नहीं पाए हम, महावीर को हमने भगा दिया, भगवान कृष्ण को हम समझने की कोशिश नहीं करते, भगवान राम को हम फॉलो नहीं करते, नारा लगा रहे जय श्री राम, आंधी चली गिर गए। तो अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संतों को समझें तो शायद यार ये देश बहुत महान हो सकता है। इस देश में टैलेंट की कमी थोड़ी है, योग्यता की कमी थोड़ी है, लेकिन यहाँ का आदमी योग्यता कहाँ लगाता है? सामने वाले की जेब से 50 रुपए निकलवाने में। तो अगर हम अपनी कंट्री की जो कुछ चीजें, खास बातें, जैसे ध्यान है, योग है, अगर हम उसे अपना लें तो यार हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। सर आप अभी मेल और फीमेल की बात कर रहे थे, आपने बहुत चीजें उसमें बताई। मैंने एक चीज आचार्य ओशो रजनीश से सुनी थी कि मेल के अंदर ना एक एलिमेंट नहीं है, दैट इज स्टिलनेस, और फीमेल के अंदर वो है। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। नहीं, एक्चुअली क्या ना, फीमेल को कहते ना, नेचर जिसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है ना, जैसे डीजीपी है स्टेट का, तो उसके पास राइट्स ज्यादा है, पावर्स ज्यादा है, कांस्टेबल के पास नहीं है, ठीक है। अब सीएमओ है शहर का, सीएमओ को किससे खतरा है? तो सीएमओ को अगर वो चाहे तो सिक्योरिटी मिल सकती है, वरना मिलती नहीं है। लेकिन एसपी के साथ सिक्योरिटी चलती है, डीएम के साथ सिक्योरिटी चलती है, इनके साथ सिक्योरिटी चलती है। तो वुमन का नेचर में रोल ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? वो सृजन करती है, बच्चा पैदा करती है। तो कुछ फैक्टर्स होने चाहिए ना कि वो करे, इंस्पायर्ड हो बच्चा पैदा करने के लिए। तो बाय नेचर उसके 2 चक्र एक्टिव है, एक काम चक्र, एक हृदय चक्र, इसलिए उसमें करुणा बहुत है। इस करुणा के पॉइंट की वजह से ही वो बच्चे को जन्म देती है। तो बाय बर्थ स्पिरिचुअली, मैं बता रहा हूं, स्पिरिचुअली वुमन बहुत पावरफुल है, बहुत, मतलब इतनी पावरफुल है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारे संघ में स्त्रियां नहीं आएंगी। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो स्त्रियों के खिलाफ थे, शक्ति। बहुत सारे लोग हैं मंदिर में जाते हैं, स्त्रियों को धक्का मारते हैं, कितनी वीडियो आती हैं मोलेस्टेशन की। ये सब अगले 10,000 साल तक कुत्ता बन के पैदा होंगे, ये जान लेना। मतलब अगर तुम स्त्री तुम्हारे ऊपर नहीं मरती तो तुम मरे हुए हो, मुर्दा। खैर, पावर है उसके अंदर, बहुत ज्यादा पावर। अब मेल का सिर्फ एक चक्र एक्टिव है, जैसे हमने पढ़ा नहीं था पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो स्त्री क्या है? नोबल एलिमेंट्स की तरह, उसका न्यूक्लियस भी बैलेंस है, उसका आउटर ऑर्बिट भी बैलेंस है।
आदमी हाइड्रोजन की तरह है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही उसका चक्र एक्टिव है, काम चक्र। तो इसीलिए ये जो बीमारी है शीघ्र पतन वाली बीमारी, ये बेसिकली इसी वजह से है, और कोई रीजन नहीं। यार अगर मूसली खा के शक्ति आती तो रिक्शे वालों की बीवियां कब की भाग गई होती। सही बात है एकदम। है? मजदूरों को देखो, इनकी बीवियां मार भी खाती, इनके साथ भी रहती हैं। अरे नहीं साहब, हमारा आदमी है। हमारे एक लेडी काम करती थी, उसका आदमी रिक्शा चलाता था, तो मैंने मार वार देता था अक्सर कई बार, तो मैंने कहा छोड़ दे, FIR कर दे। अरे नहीं साहब, मेरा आदमी। मेहनत जब आदमी करता है, पसीना, इन पुरुष का वीर सिर्फ पसीना बहने से बनता है, बाकी किसी चीज से नहीं बनता, बाकी सब फ्रॉड है। हाँ ठीक है, आप अच्छी चीजें खाओगे तो थोड़ा सा शरीर पर असर तो करेगा ही करेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेगा, लेकिन फिजिकल मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल के लिए मैंडेटरी है ध्यान करना। तो जब वो ध्यान करेगा, उसका आज्ञा चक्र एक्टिव। तो जब वो ध्यानी हो जाएगा और प्रेम की स्थिति में जाएगा, तो उसमें उत्तेजना नहीं पैदा होगी, शांत रहेगा, शांत रहेगा, स्टिल रहेगा। एक तो BF देख ली, BF बनाई ही गई है लोगों को पागल करने के लिए। मैं किसी लेडी को सुन रहा था, शायद ललन टॉप पे ही सुन रहा था, बड़ी प्यारी सी महिला, बड़ी बहुत खूबसूरत सी महिला है वो, बड़ा कामसूत्रा पे बड़ा उन्होंने, सीमा आनंद जी, अच्छा, बड़ी क्यूट सी महिला, मतलब मुझे एक बार उनको मिल के बोलना है कि आप बहुत सुंदर। तो वो बता रही थी, बड़ा प्यारी चीज बता रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में क्या था कि औरतों को करधन पहननी होती थी, करधन, और करधन में घुंघरू बंधे होते थे, सुनना इस बात। और कभी भी मेटिंग की प्रक्रिया में जब मेल और फीमेल मिलते हैं, मेट करते होते हैं, तो उस प्रक्रिया में स्त्री नीचे नहीं होती थी, वो ऊपर होती थी। और मूवमेंट ऐसा होना चाहिए था कि वो जो घुंघरू बंधे हैं उनकी आवाज ना आए। सोचो कितना हाइपर लेवल के पेशेंस की जरूरत है उसके लिए। बहुत ज्यादा। हमारे एक बाबा जी है, स्वामी करमवीर, यहीं पे क्या कहते हैं, पुरकाजी एक जगह पड़ती है हरिद्वार के पास, तो वहां पे उनका आश्रम है, हम लोग जाते हैं उनके पास। बहुत फेमस संत है और आयुर्वेदाचार्य है। तो एक बार उनके पास एक आदमी आया कि साहब कमजोर हो गए हैं। बोले क्या हुआ, देखने में तो वे हट्टे कट्टे लग रहे। कहे नहीं, शरीर से नहीं, ऐसे ही कमजोर। बोले ऐसे कहां से कमजोर हो गए? अरे कहा आप समझिए, थोड़ा सा कमजोर हो गए। अबे बोले कहां से कमजोर हो गए? अब बात ढंग प्यार से करते। तो बताने लगा कि ऐसी ऐसी बात है, सेक्स की कमजोरी आ गई है। बोले अच्छा, कितनी उम्र है तेरी? तो बोले है 55-56 साल है। बच्चे अच्छे हैं? बोले हाँ बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो वहां पे एक लड़का बैठा था, उसे बोले सुन, डंडा ले आओ, डंडा मार उसको 100-200 डंडा। वही निषेचन का काम था, बच्चे पैदा करना। हो गया ना तेरे, अब क्या करेगा? एक लड़की अपने पिता के साथ कयामत तक रह सकती है, वहां तो सेक्स का रिलेशन नहीं है। एक बेटा अपनी माँ के साथ कयामत तक रह सकता है, वहां तो सेक्स का रिलेशन नहीं है। तो एक हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं रह सकता? तो सेक्स से सबसे बड़ा रिलेशन है भाव का रिलेशन, फीलिंग्स। मैं नहीं कह रहा, बड़ी प्यारी किताब है तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद, उसका पहला चैप्टर पढ़ना। उसमें गुरु महाराज की वाइफ बोलती है अपने बच्चों से कि जब हमें बच्चा पैदा करना होता तभी हम मिलते थे, वरना हम नहीं मिलते थे। आजकल तो लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि जिंदगी सिर्फ सेक्स पे ही चल रही है। सेक्स की पावर बढ़ाओ, दिमाग चाहे खोखला हो जाए। मैं किसी को नहीं देख रहा हूं दिमाग की शक्ति बढ़ाने की दवा ढूंढ रहा है, सब सेक्स की दवा ढूंढ रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान में अगर तुम एक रील, आजकल वो है ना इंस्टा पे की, अगर एक रील तुम घुमा दो फिर वही सारी रीलें आने लगी। अरे भाई अगर तुमने एक रील घुमा दी शक्ति वाली दवाइयों की, उसके बाद तो जो देखो टोपी लगा चला आ रहा है। मर जाओगे, ये सब मत करना। हर दवा की एक तासीर होती है। कोई बीपी को बढ़ाता है, कोई बीपी को घटाता है, कोई शुगर को बढ़ाता है, कोई शुगर को घटाता है। इसलिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो हमें डायग्नोस करता है, बिना डायग्नोस के दवा नहीं देता। हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होते हो तो पूछता है कि बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, तब आपको दवा देता है। फर्जी में मत खाना,
नहीं फिर वहीं उर्वशी के पास ही रहोगे, फिर नीचे कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने कहा शीघ्र पतन सिर्फ उत्तेजना की बीमारी है, बाकी कोई बीमारी नहीं है। इसलिए हमारे देश में बाल विवाह खोजा गया था। बाल विवाह एक बड़ी वैज्ञानिक चीज थी, अब तो खैर संभव नहीं है, लेकिन बाल विवाह एक बड़ी प्यारी चीज थी। बाल विवाह में क्या होता है, वैज्ञानिकता उसकी साइंटिफिक है, मेल जो है ना वो बचपन से सेक्सुअली एक्टिव होता है, मेल, लेकिन उसके स्पर्म बनते हैं 15 के बाद। अच्छा, जब स्पर्म होगा ही नहीं तो शीघ्र पतन की कहां भी बात उठेगी। तो अब अगर पुरुष की शादी 15 साल में हो गई और स्पर्म बनने से पहले उसने मेटिंग कर ली, तो पूरे जीवन वो कभी शीघ्र पतन का रोगी ही नहीं होगा। देखा जाए कितनी साइकोलॉजिकल बात है। अब 30 साल के लोगों की शादी हो रही है, अब 30 साल में उनके ऊपर इतना प्रेशर, इतना डिप्रेशन, इतना विचार, ऑफिस, नौकरी, सोसाइटी, माँ बाप, सारा उसी में उनको सुहागरात मनानी है। इमेजिन करो, एक आदमी की शादी हुई है, उसने शादी का लोन ले रखा है 80 लाख रुपया, उसको सुहागरात नहीं मनानी चाहिए। अरे भैया, जिसकी ईएमआई हो 3 लाख रुपया महीना, उस सुहागरात मना पाएगा? और वो भी इस दौर में जब नौकरियां किसी दिन भी जा सकती हैं। शादी पैसा नहीं है, मंदिर में कर लो, 10 लोगों को बुला लो यार। क्यों किसी को दिखाना चाहते हो? क्यों दिखाना किसी को? शराब के ठेकेदार हो कि 5 करोड़ रुपए लुटा दोगे? बहुत महान देश है यार, और इस देश के लोग बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं। सर, जिनके मैंने एक चीज नोटिस करी है इस देश में, जिन्होंने कभी पावर होल्ड करी है या फिर जिनका इन्फ्लुएंस है बेसिकली, वो लोग शब्दों के बड़े धनी हैं, स्टोरी टेलिंग के, और आप भी उनमें से एक हो। ऑब्वियसली अनुभव बहुत सारी कहानियां पैदा करता है। नहीं, बट जो सुनाने की, समझाने की, और जो एग्जाम्पल्स जो थॉट को तुरंत प्रोवोक कर दे, एकदम झटके में समझा दे, वो चीज है। ये तो यार ऐसा ना, भगवान किसी को अंबानी के घर में पैदा करके गिफ्ट देता है और किसी को सदगुरु बना के गिफ्ट देता, वो सबको है। उसके गिफ्ट को पहचानता कौन है? अब तेंदुलकर अगर साइंटिस्ट होने की कोशिश करते, कहीं के नहीं रहते ये। बिल्कुल सही बात। तेंदुलकर इस भारत में एक ऐसा आदमी है। मैंने भारत के कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े आदमी है, खिलाड़ी है ना। हमसे एक बार एक साहब ने कहा कि मैं आपको सचिन तेंदुलकर से मिला दूं। मैंने कहा मुझे मिलना ही नहीं, मैं उनको मानता बहुत हूं। उस आदमी ने 16 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया और 40 साल में क्रिकेट का भगवान, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जीरो नॉनसेंस आदमी है। शाहरुख खान, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जीरो नॉनसेंस आदमी। नरेंद्र मोदी, जीरो नॉनसेंस। अगर हर दिन इलेक्शन हो हिंदुस्तान में तो मोदी जी हर दिन रैली करेंगे, उनकी आत्मा रैली में बसती है। मोदी जी अगर सो रहे हो बगल में जाकर तो रैली खड़े हो जाए, गमछा उमछा उठा के से, हाँ हाँ भाई। वो आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। आपसे भी इंस्पायर्ड हो गए अभी थोड़े दिन पहले, गपशप चल रही है। अरे हमसे तो मुझे तो लगता है, मुझे बहुत फॉलो करते हैं, वो सुनते रहते हैं। मुझे हराने के लिए उन्होंने मेरे प्रतिद्वंदी का पैर छू लिया। उनको पता था ना, एक्चुअली वो आदमी अनुभवी है। कॉन्स्टिट्यूंसी से हो? अरे पटपटगंज से नहीं, पटपटगंज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने वैसे भी एक शो लिया था, उसमें कहा था, और मैंने ये बात कह रखी है कि जैसे मेरा ये काउंसलिंग सेंटर है, तो पटपटगंज के लोगों के बच्चों की जो भी प्रॉब्लम हो, शिक्षा की, पढ़ाई की, जो भी, वो मुझसे मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, क्योंकि पटपटगंज के लोगों का एहसान नहीं उतार पाएंगे। एक शिक्षा के लिए चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और रनर रहा मैं चलो जीता नहीं कोई बात नहीं, पर मैं लूजर नहीं हूं, मैं रनर हूं। पूरी दुनिया में एक विक्टोरियस होता है, एक रनर होता है, तो मैं रनर हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने राजनीति पहले ज्वाइन क्यों करी थी? आप राजनीति में आए और आपने आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या देखा, केजरीवाल जी के व्यक्तित्व में आपने ऐसा क्या देखा कि ना आपने कांग्रेस ज्वाइन करी? कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। सर बीजेपी तो मैं ज्वाइन करना चाहता ही था, 2024 में तो मैं उन्हीं से टिकट मांग रहा था। अच्छा, उन्होंने दी नहीं? हाँ, उन्होंने दी नहीं, वो दे रहे थे, पर ऐसी जगह से दे रहे थे जहां यार इतना बड़ा बाहुबली है वो। कहे मेरे बाबा शेर से लड़ गए थे, बोले क्या हुआ, बोले चीर फाड़ के खा गया। वो सब हरकतें नहीं करनी थी, और फिर वो मानते भी है मुझे। ब्रजभूषण शरण सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कह रहे थे वहां से कैसरगंज से लड़ जाओ। मैं क्यों लड़ जाऊं कैसरगंज से?
भैया मुझे नहीं लड़ना वहां से। मतलब मैं अगर नेताजी से कोई भी बात बोलता हूं तो वो सुनते हैं मेरी बात, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, हमसे कहते हैं भैया कहीं से लड़ना हो हम लड़ाएंगे, आपको जो पैसा लगेगा हम, आप चिंता मत करो। गुड रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशन। ताकतवर लोगों से गुड रखने ही पड़ते हैं यार, वो मजबूरी है यार, नहीं रखेंगे तो एक और खतरा है। तो वो आदमी से मैं क्यों वहां जाऊं लड़े? फिर मेरा फ्रेम ऑफ माइंड नहीं था, मुझे उधर जाना ही नहीं था। इन लोगों ने मतलब फिर भी आपने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? क्या आइडियोलॉजी आपको पसंद आ गई? आइडियोलॉजी की बात नहीं थी, बस जब मैं ज्वाइन किया उसके बाद वो लोग मुझे बहुत पसंद आए। टिकट उन्होंने मुझे बुला के दिया, सम्मान दिया, सारे बात दिया। और जब मेरी अरविंद केजरीवाल जैसे मुलाकात हुई, और भाई साहब अब तो मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मेरा उनसे कोई मतलब ही नहीं। अब ना मुझे उनसे जाके कहना कि भाई साहब ये फाइल पास कर लो, कुछ नहीं। पर केजरीवाल इज फ्यूचर ऑफ इंडिया। इतना पढ़ा लिखा आदमी, और क्या थॉट्स हैं उस आदमी के साथ। मैं यार जब भी उस आदमी से मिलने गया ना, उस आदमी ने तुरंत मुझे अंदर बुलवाया, हाँ बुलाओ यार ओझा जी। आधे आधे घंटे, एक एक घंटे मेरी उनसे बात हुई। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, यहाँ गांव का प्रधान सही मुंह बात नहीं करता, वो बेचारे अपना इलेक्शन छोड़ के मेरे इलेक्शन में प्रचार करने आते थे, फोन करते थे, ओझा जी बताना मैं आ जाऊंगा, उसको बोल दूंगा, उसको बोल दूंगा, इनसे कह दूंगा। ये छोटी बातें थी यार। तो मेरा उनसे पहले कोई लगाव नहीं था। और एक बात और देखना, आम आदमी पार्टी से जो भी निकला उसने अरविंद केजरीवाल को गाली दी। मैं एकमात्र आदमी हूं, उसने गाली अभी तक नहीं दी। अभी तक नहीं, मैं कभी नहीं दूंगा। सवाल ही नहीं उठता कि मैं अरविंद केजरीवाल को कभी गाली दूं। विजन वाला आदमी है वो। कहता है एजुकेशन पावरफुल बना दो, कंट्री अपने आप पावरफुल हो जाएगी। क्या बात है यार। हम कब महान थे? जब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे पास थे। आज अमेरिका क्यों महान है? बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, टेक्सास जैसी यूनिवर्सिटियां उसके पास है। लेकिन क्या पाकिस्तान महान नहीं है? किसी को सुने इंडिया में कहते हो कि भैया हम कराची पढ़ने जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाता। तो ये आइडियोलॉजी केजरीवाल की कि शिक्षा मजबूत कर दो, शिक्षा फ्री कर दो, परिवार, घर, समाज अपने आप ताकतवर होता चला जाएगा। ये मुझे पसंद आया। जब मैं अरविंद केजरीवाल के पास बैठा, मैंने कहा आपने शिक्षा क्यों चुना? तो उस आदमी, आईएएस आदमी, उसने कहा मैंने जापान और भारत और अमेरिका का जब अध्ययन किया तो मैंने कहा ये सारी कंट्रियों की महानता के पीछे जो सबसे बेसिक बात है वो है एजुकेशन। मैंने ताली बजाई, मैंने कहा केजरीवाल साहब कैसी बात है, क्या बात है यार। तो जिसका विजन इतना क्लियर है, लीडरशिप में क्या चाहिए? विजन ही तो चाहिए, और वो है उस आदमी के पास। ठीक है, आज दिल्ली की जनता नहीं समझ पा रही है, आज इस देश की जनता नहीं समझ पा रही है, कल समझेगी, कभी तो समझेगी। एक अभी आपके आज हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, अभी जो मेरा रीसेंट अभी पॉडकास्ट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे मार्कंडे कटजू सर। उनके साथ बड़ी क्रांतिकारी बातें बोलते हो, बहुत क्रांतिकारी बातें बोलते हैं। उसी क्रांतिकारी बात का मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। तो जवाब ये था कि मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा आपकी रील देखी, आपका कंटेंट देखा मैंने सोशल मीडिया पे, तो आप सबको लूटर्स, स्कैमर्स, रास्कल्स, मतलब उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने कहा दीज आर माफिया टाइप क्रिमिनल्स। ये वोट बैंक और कास्टिज्म पे पूरा अपना डेमोक्रेसी का खेल चलाते हैं, और डेमोक्रेसी इंडिया में कुछ भी। आपके हिसाब से व्हाट इज दिस? उनका मानना ये है कि डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है इंडिया में, और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, स्कैमर्स, लूटर्स, माफियाज, इन सबके कनेक्शंस हैं, इन्होंने गुंडे पैदा करे हैं, बनाए हैं। वोट अपनी मर्जी से दोगे, नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले लेंगे, नहीं तो धर्म के नाम पे ले लेंगे, किसी भी तरीके से ले लेंगे। हाउ यू थिंक ऑफ दैट? एक्चुअली डेमोक्रेसी जो पैदा हुई ना ब्रिटेन में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो 400 साल में पैदा हुआ, 1215 टू 1688, मैग्ना कार्टा टू ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अच्छा, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बड़ी प्यारी काम किया। उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तुरंत नहीं किया, सेक्शन बाय सेक्शन लोगों को वोट का राइट दिया। इस देश में 70% लोग सोचते हैं कि हमारा वोट मतलब एक मुर्गा। इस देश में 70% लोग सोचते हैं कि भगवान अगर डेली चुनाव हो तो साला डेली दारू पीने को मिलेगा। जिस कंट्री में लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता, यहां का पब्लिक सोचता है कि नेताजी खुश है कि नेताजी हमारा पैर छू के गए हैं, तेरा पैर छू के तेरा गला दबाएंगे बे। है 400 साल। चाइना ने इसीलिए कहा, जब चाइना पैदा हुआ उसने कहा नो इमीडिएट डेमोक्रेसी टू द पीपल, फर्स्ट वी विल टीच व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो काटजू सर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे जज है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन
जिस तरह से अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने भगवान बना दिया, ऐसे हम भी इस देश को किसी दिन भगवान बना लेंगे। कोई बात नहीं है यार। जो बच्चे ज्यादा शैतान होते हैं ना, उनको संभालने में ज्यादा मजा आता है। अब ये देश पता कहां जा रहा है? ये देश वहां जा रहा है जब लोग भूखों मरने लगेंगे। क्या बात है, आपके विचार उनके विचार बिल्कुल सिमिलर निकल रहे हैं। हाँ, उन्होंने यही बोला हाँ। कि अब आंखें खुल रही है लोगों की। अब देश इधर जा रहा है, और गुरु इस देश का आदमी कूद कूद के आएगा कि भैया भैया प्रतीक भैया आप चुनाव लड़ लीजिए, हम आपको वोट देंगे भैया। एक एग्जॉशन पॉइंट आएगा ना। रूस की क्रांति हुई, जार निकोलस सेकंड ने बहुत बदतमीजी की, पर एक समय आया जब उसकी बदतमीजी का घड़ा भर गया। ऐसे इस देश में एक ऐसा समय, और ये जो नई जनरेशन हमारी आ रही, जेनजी और फलाना जनरेशन, ये तो लैपटॉप ये नाच रही है। इसको जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है एआई से, इसको मतलब है चैट जीपीटी से। 2034 का चुनाव भारत में बड़ा क्रांतिकारी चुनाव होगा, 29 का भी होगा और 34 का भी होगा। अब ये लोग नहीं चलेंगे, जात के नाम पे जाएंगे बच्चों से वोट मांगने। वो एआई का लड़का खड़े खड़े सामने वाला का फोन हैक कर लेगा तुरंत। चेंजेस आर इनएविटेबल। ठीक है, मैं जानता हूं काटजू साहब सिस्टम में रहे और चूंकि जज रहे, तो बड़े कबीरदास जी कभी कभी बहुत गुस्सा होते हैं। काटजू साहब कबीरदास जी की तरह है। हाँ, वो यही बोलते हैं कि इनके अंदर कोई देश प्रेम नहीं है, कोई देशभक्ति। एकदम सही बात कहते हैं वो। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पर भाई एक बात बताओ, दुशासन से भगवान कृष्ण लड़ सकते हैं, बुद्ध नहीं लड़ सकते। अगर महाभारत के मैदान में बुद्ध होते तो दुर्योधन से लड़ पाते? तो अब इन दुशासन दुर्योधनों को खत्म करने के लिए जो भी राजनीति में जाएगा, उसे कृष्ण के रूप में ही जाना पड़ेगा, उसे इनसे बड़ा छली होना पड़ेगा। डिप्लोमैट। नहीं तो कैसे काम चलेगा? जैसे सर अभी बात होती है कि हमारी गवर्नमेंट जो चल रही है पिछले 14 सालों से, कि 7 से 8% का जीडीपी ग्रोथ हुआ, और हम वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये बात होती है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हुआ है, तेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया, तेरी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में क्या चेंज आया। करेक्ट। वो उनका मतलब ये है कि फर्स्ट बन जाओ। बट अगर आज भी तुम्हारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम लो है, किसी को दलित देखा जाता है, किसी को अमीर देखा जाता है, तो इस फर्स्ट पोजीशन में क्या करें? और महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, और हमारे रैंक भी बढ़ती चली जा रही है। तो दिस इज ऑल नॉनसेंस। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे चाइना है, चाइना हमारे साथ पैदा हुआ, आज की डेट में उसकी टक्कर किससे है? अमेरिका से। बिल्कुल, बहुत। अगर कायदे से देखा जाए, नेपाल हमारी बात नहीं सुनता। हमारा पड़ोसी मुल्क और हिंदू बाहुल, इसीलिए मैंने नेपाल का नाम लिया। मैं भी नेपाल गया था, काठमांडू। मतलब वहां के लोगों में एक अजीब सा रिएक्शन देखा मैंने। हालांकि वो लोग बड़े प्यारे दिखे मुझे, डिसिप्लिन लोग। सड़क पर एक स्पेस छोड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एम्बुलेंस जाने के लिए। वहां पे एक जगह है दरबार रोड काठमांडू में, थैमल मार्केट है, वहां मैं खड़ा था। मैंने देखा कि लेफ्ट साइड की पूरी रोड स्पेस पड़ी हुई थी। मैंने आदमी से पूछा, मैंने कहा यार ये क्यों छोड़ दी? बोले एम्बुलेंस के लिए। अरे मैंने कहा भाई, पब्लिकली कोई यूरिनेट नहीं कर सकता वहां, नहीं कर सकता। तो अब चाइना को जब हम इंटरनेशनली देखते हैं, उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हम अगर अपने बाजार में चले जाए ना, हर दूसरा प्रोडक्ट चाइनीज है। राइट, एब्सोल्युटली। खिलौने तक चाइनीज बाजार में बिक रहे हैं। हम खिलौने, बस सोचो, हम खिलौना नहीं बना पा रहे यार। हम खिलौने का हवाई जहाज नहीं बना पा रहे। बोइंग कैसे बनाएंगे? पता है इसकी वजह क्या है? अब मैं बता देता हूं। तुम्हारा नौकर है, तुम उसको हर महीने 1 लाख रुपए देते हो मार्केटिंग के लिए, लेकिन तुम उससे हिसाब नहीं मांगते। हेरा फेरी करेगा कि नहीं करेगा? इस देश का आदमी बजट समझता ही नहीं क्या होता है। हर साल बजट आता है ना। कभी तुमने देखा किसी को बजट पे चर्चा करते हुए? इस देश में आदमी किस में चर्चा करता है? राखी सावंत। अरे भैया 4-5 शादी कर लिया तो तेरे पेट में काहे दर्द हो रहा है? तुम्हारी मौसी लग रही है, करने दे भाई। उसकी जिंदगी में 5 शादी करे, 50 करे, तो उससे क्या लेना देना है? इस देश में ऋतिक रोशन शादी में गए थे, नाचे थे, उसकी चर्चा हो रही है।
इस देश में तुम चर्चा देखो, जो मुद्दा नहीं हो रहा सी भी हो रही। मतलब जेसीबी की खुदाई हो रही है, वहां 3,000 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। कहा देख रहे हो? मजा आ रहा है भैया, बड़ा अच्छा अच्छा मिट्टी निकल रहा। कोई विजन ही नहीं है ही नहीं, बकैती कर रहे हैं लोग, बस है ही नहीं। इनसे पूछो कि सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चैप्टर पूछ लो, नहीं पता, कुछ नहीं पता। बजट तो छोड़ दो, इनसे पूछो भारत एक नेशन कैसे बना, नहीं पता। एमएससी करके बैठे हुए फिजिक्स, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, पूछो कार्ल मार्क्स में और लेनिन में क्या फर्क है, नहीं पता। ये दुनिया का ऐसा देश है जहां पढ़े लिखे जाहिल रहते हैं। सर आपके एक एक एग्जैक्ट वर्ड्स सेम है उनकी स्टेटमेंट्स के साथ। उन्होंने जब मेरा पॉडकास्ट एंड हुआ, उन्होंने यही बोला कि ये जितनी भी भरी बुरी भली बुरी बातें मैंने बोली हैं, ये इस देश के जो इंटेलेक्ट, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट है, ये सारी बातें उनके लिए। कह भाई यहाँ पे पढ़े लिखे मूर्ख बहुत ज्यादा है, अनपढ़ तो है ही, और पढ़े लिखे मूर्ख बहुत ज्यादा है। आपने, अच्छा चलो वो तो सब ठीक है, अभी आपने ना नेपाल की बात बताई, मुझे आपसे पूछना है, मैं चाहूंगा आप इस पर राय दो अपनी। अभी जैसे आप देखते हो, इंडिया के जितने भी जियो पॉलिटिकल थोड़ा बात करते हैं, इंडिया के आसपास जितनी कंट्रीज है, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका से भी हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, नहीं वो भी अगेंस्ट है, चाइना, पाकिस्तान। अभी आपने देखा नेपाल में तख्ता पलट हो गया, सब कुछ उधर की सत्ता बिगड़ गई। सेम बांग्लादेश में हो रहा है। अभी मेरा उनकी फॉर्मर जो हाई कमिश्नर थी इंडिया से, वीना सिकरी जी के साथ पॉडकास्ट हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि उधर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि दैट उधर जो सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, वो तो बैकआउट ही हो गई। अब एक पार्टी बची है बीएनपी, और एक जमात वाली पार्टी है जो उधर की पार्टी पहले से चलती आ रही है। तो जो दोनों के जो मुख्य हैं, मतलब मुखिया हैं दोनों के, उनके लिंक आईएसआईएस से बताए जाते हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आईएसआईएस। तो क्या जो डीप स्टेट्स है या जितने भी MI6 CIA जितनी एजेंसीज है, ये चाहती है कि एशिया में डिस्टर्बेंस बनी रहे भारत के आसपास? नहीं, देखो आम आदमी पार्टी में कुछ लीडर ऐसे थे जिनका कद अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा था। उसमें से एक आदमी था कुमार विश्वास, सामाजिक कद बड़ा था काफी। वैसे ज्ञान के कद में उस आदमी का भी कोई मुकाबला नहीं है अरविंद के। मैं तो बात किया हूं ना, मैं तो ऐसे हवा में बातें करता नहीं। मैं राहुल जी से बात नहीं किया तो मैं क्या बोलूं। मैं अखिलेश यादव से बात किया, क्या पढ़ा लिखा आदमी है वो। भाई साहब 3 घंटे सिर्फ शिक्षा पे ही बात होती रही, नो पॉलिटिक्स, नो इलेक्शन, नथिंग। और क्या इंग्लिश बोलता है वो आदमी, मतलब शानदार। तो ये जितने भी कद्दावर लोग थे ना, ये उस आदमी के ऊपर शायद दबाव बनाने लगे, घेरा बनाने लगे, सबको बाहर कर दिया उसने। एक जंगल में 2 राजा कभी नहीं होंगे, ये की रहेगा। चाइना को पता है कि अगर इंडिया पावरफुल हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे, नेबरिंग स्टेट है। तो ये नियम है कि अगर खुद को ताकतवर रखना है तो अपने पड़ोसी को कमजोर रखो, डिस्टर्ब रखो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में शांति रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, तो पड़ोसी के घर में बवाल होना चाहिए, सास बहू में झगड़ा चलता रहे कि तुम्हारे वाले बगल बगल के जाए, खुद ना लड़े कभी। ये सारा स्पॉन्सरशिप चाइना की है, उसको भारत की कमजोरी पता है साहब। भाई ये जो बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या हुई है, इससे किसको फायदा होगा? पाकिस्तान को फायदा होगा, राइट। भाई वहां दीपू दास की हत्या हुई, आप भारत में 4 मुसलमान को मार दोगे तो आईएसआई मुसलमानों को समझाने में सफल हो जाएगी ना कि देखा ये कंट्री तुम्हें अपने। दीपू दास के मरने से बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी को फायदा होगा, हिंदुइज्म पे वोट मिलेगी। दीपू दास के मरने से चाइना को फायदा होगा, नॉर्थ ईस्ट। भाई यहां पे उसको और एजेंट्स मिलेंगे। सर मैंने उनसे एक चीज ये भी पूछी थी कि जैसे पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर पंजाब वाले उसमें है, तो उन्होंने डिस्टर्बेंस जब आज भी है, पहले भी थी,
अब वो चाहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान कंट्रोल करे, पाकिस्तान बांग्लादेश कंट्रोल करे, ताकि वो नॉर्थ ईस्ट में भी वही सब करे। एग्जैक्टली वो घेरा का। देखो मैं तुम्हें बताऊं, जो अगर तुम हिस्ट्री पढ़ो ना, एक बड़ी प्यारी किताब है, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़ना, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। बहुत प्यारी किताब है, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी बाय, अच्छा चलो कोई भी XYZ है, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी टाइटल है किताब की। जर्मनी ने कभी ऑस्ट्रिया को उभरने नहीं दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया उभरेगा तो जर्मनी नहीं रहेगा। ब्रिटेन ने कभी फ्रांस को उभरने नहीं दिया। ये पॉलिसी है। सामने वाला चाइना चाहता था कि जापान जब उभरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, तो वो चाहता था कि चाइना बर्बाद रहे, पर चाइना की किस्मत अच्छी थी, उसे लीडरशिप बहुत शानदार मिल गई, बहुत शानदार मिल गई, बहुत ज्यादा शानदार मिल गई। आज चाइना सेकंड पावर है वर्ल्ड में। तो ये सारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का खेल है। और अभी ये जो डिस्टर्बेंसेस बढ़ रही हैं उसकी वजह ये है कि दुनिया इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रही है। सरकारों के पास अपनी जनता को उलझाए रखने का और कोई रास्ता है ही नहीं एक्सट्रीमिज्म के सिवा, वो चाहे फैसिज्म के फॉर्म में हो, चाहे नाजिज्म के फॉर्म में हो। क्योंकि अगर जनता नहीं उलझी तो सरकार को ही मार डालेगी। बाजार में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो हीट बढ़ेगी ना, तो उस हीट को आपको निकालना पड़ेगा ना कई तरीकों से। तो यही तरीका है। डीप स्टेट्स क्या है सर? ये बड़ा मिस्टीरियस सा लगते हैं शब्द, डीप स्टेट्स। जैसे हम अफगानिस्तान को देखते हैं, अफगानिस्तान के पास कोई ट्रेड एंड कॉमर्स है, इंडस्ट्री, तो कैसे जिएंगे बेचारे? तो जैसे नेताओं के अपने शूटर्स होते हैं, भाई रशिया का शूटर, पाकिस्तान, चाइना का शूटर कौन है इंटरनेशनल? नॉर्थ कोरिया। कुछ बदतमीजी भरे काम, भाई जैसे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ खुराफात करवानी है चाइना में, तो किसी IPS को तो भेजेगी नहीं, और वो जाएगा भी नहीं, तो क्या करेगी? जेल में जाएगी, रंगा बिल्ला को छोड़ देगी, जा भाई। फिर डिसोन भी कर देगी कि मेरा तो आदमी ही नहीं है, इसका तो वैसे भी हमारी कंट्री में रिकॉर्ड खराब था। ऐसे कुछ दुनिया में कंट्रीज है ना जिनका कोई बेस ही नहीं है दुनिया में, पर वो सर्वाइव कर रही है, जी रही है। नॉर्थ कोरिया उनमें से एक है। कोई साउथ कोरिया सैमसंग बेचता है, पैसा कमा रहा है, समझ में आ रहा है, चीज है, इंडस्ट्री है। जापान सोनी बेच रहा है, समझ में आ रहा है। चाइना OnePlus बेच रहा है, वो तो खैर सेकंड इकोनॉमिक पावर है ही है। तुम नॉर्थ कोरिया, तुम क्या बेच रहे हो? तुम्हारे पास कौन सा पैसा है? जी हम गुंडागर्दी बेच रहे हैं। तो चाइना को जब भी अमेरिका को ब्लैकमेल करना होगा, वो उसको भड़का देंगे नॉर्थ कोरिया कि भाई हाँ एक मिसाइल जापान में मारते हैं। तो ये जितनी भी कंट्रीज अंडरवर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो अपर वर्ल्ड कंट्रीज के बदमाशों का काम करती हैं, ये सब डीप स्टेट है। मिस्टीरियस से शब्द बनाए, डीप स्टेट्स एंड ऑल। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, बड़ा फैसिनेटिंग हो रहा था कि ये डीप स्टेट्स एंड ऑल सारी चीजें। पढ़े लिखे लोग ऐसा शब्द पैदा करते हैं ना कि तुम शब्द की मीनिंग खोज में परेशान हो जाओ। सर जैसे इंडिया कैपिटलिस्ट नेशन है, सोशलिस्ट भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट, कैपिटलिज्म भी है, और चलती तो कैपिटलिस्ट लोग। करेक्ट। तो सर जो इस माहौल में अगर किसी इंसान को कुछ बनना है, जीवन में सक्सेस देखनी है, कोई जीरो पे, इस माहौल में जहाँ पे मार काट है, आगे बढ़ने के लिए किसी हद तक इंसान जा रहा है, इस माहौल में आपने सक्सेसफुल लोगों में ऐसा क्या ट्रेड देखा कि वो सक्सेसफुल है, दे आर सर्वाइविंग, दे हैव सर्वाइव्ड, और वो वहां तक पहुंचे? कैक्टस की पूजा होती है? नहीं। क्यों? काटे। और कोई ऐसा गुण नहीं है जो आदमी को फायदा करे। हाँ, ऑक्सीजन नहीं देता है। तुलसी की पूजा होती है, बिल्कुल होती है। तो गुण पैदा कर लो, और सूरज बन जाओ, 2 आइटम हाइड्रोजन को इन्फ्यूज करो, हीलियम पैदा करो। हमारे यहाँ भिखमंगा भी आइडेंटिटी चाहता, भैया शादी में गए थे, कोई पानी नहीं पूछा, क्या करते हो? भैया रिक्शा चलाते हैं ना, जूता माल रिक्शा चलाते।
10 साल मुझे कोई राखी बांधने ही नहीं आया, क्योंकि मैं किसी को 100 रुपए देने की स्थिति में नहीं था। आज मेरी बहनें मुझसे झगड़ा करती हैं, भैया हम बहुत झगड़ा, हम खाना नहीं खाएंगे भैया। ये दुनिया शक्ति पे चलती है। तो जैसे सूरज इन्फ्यूज करता है 2 एटम हाइड्रोजन के, हीलियम पैदा करता है, आग पैदा करता है, चमक पैदा करता है, ऐसे इंसान भी साहस और समझ को इन्फ्यूज करे और हीलियम पैदा करे, चमके, आग पैदा करे, फोटोसिंथेसिस कराए दूसरों के जीवन में। तुम्हारी बुआ जी, प्रतीक की बुआ प्रतीक से मिलने आई, जाने लगी, प्रतीक ने 20 लाख रुपया दिया, उनके बेटे को 5-5 लाख रुपया दिया, उनके कुत्ते को 2 लाख रुपया दिया। तुम्हारी बुआ जी तुमको भगवान घोषित करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेंगी, हमको बिल्कुल करेगी यार। लेकिन जब ये तपस्या करो तो अपने इलाके में रह के मत करो। तुम कमजोर हो, हिमालय भाग जाओ। हिमालय मतलब अपने से उधर से दूर दूर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, रिक्शा चलाओ, ऑटो चलाओ, साधना करो, क्योंकि फल ज्ञान का मिलेगा। कर्म का मिलता तो रिक्शा वाला भी अमीर होता। अपने शहर में रहोगे, ध्यान योग करोगे, लोग टीप मारेंगे, करेंगे ना। फिर दिल्ली में आके लोग क्यों सफल होते हैं? यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, सब अपनी भागदौड़, सब अपनी भागदौड़ में। मुंबई में और ज्यादा स्पीड है। भाई हम वहां गए, काठमांडू गया, तो मेरे दोस्त की BMW थी, तो सारा आदमी BMW देख रहा था। हाँ भैया BMW जा रही है। तो कहीं ऐसे चला जाओ जहां तुम्हें कोई पहचाने ना, जाने ना, तो वहां तुम साधना करोगे, तुमको कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे सुधरने से उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पर यही काम तुम अपने गांव में करोगे, 100 लोग परेशान करेंगे, नींबू काट के तुम्हारे घर में फेंक देंगे, लो टेंशन लिए घूमो चारों तरफ। क्या होने वाला है? सर ये मॉडर्न वर्ल्ड में ओशो का रेलेवेंस बहुत है। अभी मैंने आपको फोन का वॉलपेपर देखा, आपने ओशो की फोटो लगाई हुई है अपने वॉलपेपर में। इसका मतलब आप उनके अनुयायी हैं? अरे वो मेरे भगवान है, आप उनको, वो मेरे भगवान है। अभी इस मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसी क्या दिक्कत है धार्मिक गुरुओं को? क्योंकि मैं एक चीज देखता हूँ, आज का जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आज के जो जनजी है या आज यूथ है, वो उनसे बहुत कनेक्ट कर पाता है ओशो की बातों से। मतलब जो वो पहले कह गए थे 50 साल, वो आज तक वो बहुत रेलेवेंट है। आजकल के 90% संत लोगों को आदर्श सिखा रहे हैं। हाँ। ओशो होश सिखा रहे हैं, और होश का परिणाम है आदर्श। तुम्हारे पास लगाम है, घोड़ा है ही नहीं, लगाओगे हाँ? तो जिसके अंदर होश आ गया, जागृति आ गई, वो आदर्शवादी हो नहीं जाएगा। भाई साहब, नशा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था मैंने अपनी जिंदगी में। और कौन सा नशा नहीं करते थे, जो शायद इस दुनिया को पता ही नहीं होगा, वो भी करते थे, और जी तोड़ के करते थे, और दबंगई से करते थे। मैं कभी छुप के कुछ काम नहीं किया। 8 बजता था शाम को, सूरज अस्त, अवधोजा मस्त। लेकिन रजनीश की बात है, वो आदमी कहता ही नहीं था शराब छोड़ो, बस यही बात मुझे अच्छी लगती थी कि भाई ये यार ये धर्मगुरु बहुत प्यारा है यार। वो कहता था जागो, होश में शराब पियो। एक बार एक चोर आया बुद्ध के पास, तो बुद्ध से उसने कहा कि प्रभु चोरी छोड़ना चाहते हैं। बोले छोड़ो यार, ये उल्टी सीधी बातें क्यों करो, चोरी करोगे होश में करो। उसने कहा अच्छा। गया, दूसरे दिन सुबह आया, कहा प्रभु कहाँ फंसा दिए हो? कहा क्या हुआ? कहा प्रभु होश में तो चोरी हो ही नहीं रही है। बुरा लगा। इसीलिए जेनजी इन बाबाओं से थोड़ा दूर हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अनिरुद्धाचार्य जी है, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कभी सुनता हूँ उनकी बातों को, बड़ा रिलैक्स होता है, बड़ा कूल होता है। वर्डिंग्स थोड़े ऐसे हो जाते हैं, बट बातें वो सही, हाँ अच्छी बातें करते हैं, अच्छा लगता है मुझे, तो मजा आता है। ऐसे बड़े प्यारे प्यारे, बड़े कॉमन सेंस के जवाब देते हैं। विटी आदमी है वो, मतलब विट वाले जवाब देते हैं वो। पर जब उन्होंने कहा ना कि औरतें सार जगह मुंह मारती, आदमी मुंह मारता है, औरतें कभी नहीं मारती। औरतें कभी कैरेक्टरलेस नहीं होती, किसी पीछे भागती है, आदमी भागता है। औरतें तो दया करती हैं, प्रसाद चाहिए आओ। तो मेरा सवाल ये है कि उन्हें ये कहना चाहिए था कि पुरुष अपने आप को ताकतवर बनाए कि उनकी औरतें उन्हें प्रेम करें। महाराज जी, अगर आपका ये सिद्धांत क्लियर नहीं है तो किसका होगा? अभी की बात है, रिसेंटली अभी प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी वीडियो में बोला कि अगर तुम ओशो की राह पे जाओगे
तो भगवान तुम्हें ऐसे ठीक करेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे फिर जब वो सबक सिखाएंगे। मैं उनको उनको बहुत फॉलो करता हूँ प्रेमानंद जी महाराज को, इसलिए नहीं कि वो एक धार्मिक गुरु है, बिकॉज जो वो बताते हैं थॉट प्रोवोकिंग थोड़ी सी बात करते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। अब उन्होंने भी ऐसा बोला कि ओशो के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। ऐसा क्यों? देखो ऐसा धार्मिक लोग क्यों अगेंस्ट है ओशो के? देखो मैं बताऊं, ऐसा होता है ना, कुछ लोग जैसे दूध है, सब लोग कहते हैं शराब मत पियो, तुमको बर्बाद कर देगी, लेकिन शराब से ज्यादा खतरनाक दूध है। डायरिया हो जाए एक ही दिन में मर जाए आदमी, राइट ना मरे। ओशो इज ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल माइंड्स। क्यों? ओशो कहकर शराब पियो, पता लगा 4 कैरेट लिया है, दिन भर शराब ही पी रहे हैं। यही फिलोसफी का एक फ्लॉ भी है। हाँ, और इसको आप एक बार क्लियर कर दो। हाँ, फिलोसफी का फ्लॉ सर प्लीज आप उसको क्लियर करना। मैं भी सुन रहा था तो एक बंदे ने रील बनाई और वो रील मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं फिलोसफी सुने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये भी सही है वो भी सही है, क्या बात बोली है। उस बंदे ने बात बोला कि फिलोसफी की सबसे अच्छी चीज है जो चीज तुम्हारे रिलेटेड होगी, तुम्हें वो लगेगा अरे इसने बोला ये तो बिल्कुल यही करना है। मैं बताऊं, यही सवाल महावीर से किया गया। हाँ। कि भाई हर आदमी को अलग अलग पर्सपेक्टिव क्यों दिखता है। राइट। तो उन्होंने कहानी सुनाई, कहा यार ये दुनिया ना एक हाथी की तरह है, उसमें 7 अंधे हैं, तो जिस अंधे ने हाथी का जो पार्ट पकड़ रखा है, जैसे एक अंधे ने पैर पकड़ रखा है तो कह रहा है दुनिया पिलर की तरह है, एक अंधे ने पूंछ पकड़ रखा है। इसलिए पूरा जैनिज्म कहता है कि 5 तरह के नॉलेज होते हैं। मति, इंद्रियों द्वारा गेन की गई नॉलेज, पर वो पूर्ण नहीं है। श्रुति, सुन के आई हुई नॉलेज। अवधि, समय के साथ पैदा हुई नॉलेज। भाई 5 साल के समय जो तुम्हारी सोच थी आज नहीं है ना, आज वो 5 साल वाला लड़का तुमको मूर्ख लग रहा है, तुम भी किसी दिन किसी को मूर्ख लग रहे थे, है ना। तो मति, इंद्रियों की नॉलेज। अब हमने अंधेरे में रस्सी पकड़ी, हमें लगा सांप है, ये मति। श्रुति, अवधि, फिर टेलीपैथी, पहले से कुछ एहसास हो जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा 5वीं तरह की नॉलेज है केवल पूर्ण ज्ञान, कोई डाउट ही नहीं है, पर उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तो ओशो का, जैसे कुछ दुनिया में लोग हैं, सबको कृष्ण को समझते हुए देखे हो? नहीं। राम सबके लिए है, कृष्ण सबके लिए नहीं है, क्योंकि कृष्ण कहेंगे युद्ध कर। तो अगर कृष्ण को समाज में प्रमोट कर दिया तो हिंसा बढ़ जाए। कृष्ण कहते गाली दे रहा तुझको, कितना दे दिया साहब? 99 दे दिया, ठोक दे 4 गोली, 2 गोली मेरी तरफ से मार दे। लेकिन बुद्ध ये बात नहीं कहे। बुद्ध कह रहे तुझे गाली दे रहा है, तू ले ही मत। अरे भैया दे रहा तो कहां से न ले? नहीं, मत ले। तो हमें स्कूलों में बुद्ध पढ़ाना पड़ता है, हम स्कूलों में कृष्ण नहीं पढ़ा सकते। नहीं, सब लड़के पिस्टल ने कहा तुम्हें 12th में निकलेंगे। एक तो जवानी वैसे ही आक्रामक होती है, उस पे से तुम कृष्ण पढ़ा दो, क्योंकि कृष्ण अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, ओशो बोलते हैं कि कृष्ण अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए वो संपूर्ण। कृष्ण प्रेम करते हैं, राधा से शादी करते हैं, रुक्मणी से, राम नहीं कर सकते। तो हमें समाज को राम ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समाज को आदर्शवादी बनाना है। ऐसे ओशो अनप्रेडिक्टेबल है। सेक्स करना चाहते हो जी, जाओ 1 हफ्ता करो। प्रेमानंद महाराज, हो मलमूत्र का द्वार, मलमूत्र का द्वार। अरे गुरुजी इतनी ताकत है, सही कह रहा हो मलमूत्र का द्वार, लेकिन वो खींच तो रहा है, उस खिंचाव से कैसे बचे? वो कह रहा, ओशो क्या कह रहा है? कह रहा जाओ डूब जाओ सेक्स में, इतना डूब जाओ कि सेक्स छोड़कर कुछ याद ही ना रहे। तो वो एक आदमी कहानी सुनाता है उसकी, टॉलस्टॉय की। ओशो की बड़ी प्यारी बात है, वो हर तथ्य की कहानी सुनाता है, स्टोरी टेल, है ना। तो टॉलस्टॉय की कहानी सुनाता है। टॉलस्टॉय को रशिया में एक फल पाया जाता था, बड़ा पसंद था। उस फल की वजह से टॉलस्टॉय को खांसी आने लगती थी। तो उसके बाबा ने एक दिन क्या किया, फल मंगवाए, कटोरा भर के, पूरा बैग बास्केट भर के, का खाओ। तो 10-15 खाया, फिर कहा कि पेट भर गया। अरे बोले और खाओ, 5-6 और खाया, कहा नहीं खा सकते, बोले नहीं खाओ बे। इतना खिला दिया कि उल्टी शुरू हो गई। उसके बाद टॉलस्टॉय ने वो फल जिंदगी भर नहीं खाया। इस देश में जो ओशो को समझ जाएगा, मुरारी बापू कहते हैं कि भारत के सारे संत ओशो की भाषा बोलते हैं लेकिन नाम नहीं लेते।
आशुतोष राणा, धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, कुमार विश्वास। ओशो मैत्रेय का रूप है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध ने कहा था मैं फिर आऊंगा, मैत्रेय के रूप में आऊंगा, मित्र बन के आऊंगा। पर ठीक है, प्रेमानंद जी जानते हैं कि हमारे देश का आदमी उल्टी बातें पकड़ता है। प्रेमानंद महाराज गलत नहीं कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। हमारे देश का आदमी उल्टी बातें पकड़ता है, उल्टा वाला पकड़ लेगा। जैसे तुमने कहा कि जो अपने काम की बात है, हाँ बिल्कुल, लॉजिक तो लगेगा नहीं। लॉजिक लगाएगा नहीं। तुमने उस आदमी से अगर कह दिया कि भाई तुमने अगर किसी आदमी से कह दिया कि देखो मैं तुम्हें कभी कभी प्यार करता हूँ, कभी कभी पकड़ लेगा कि कभी कभी काहे करते हो। उसको पकड़ना क्या चाहिए कि चलो प्यार करते तो हो, वो कभी कभी पकड़ लेगा कि कभी कभी कैसे कह दिए। ये 90% इस देश की साइकोलॉजी है। इसलिए साधु संत लोगों से कहते हैं कि भैया इससे बर्बाद होने से अच्छा है कम से कम सब लोग उस आदमी की तरफ मत जाओ। वो आदमी सबके लिए नहीं है। जैसे मर्सिडीज सबके लिए नहीं है, रोल्स रॉयस सबके लिए नहीं है। खरीद लोगे, सर्विस नहीं करा पाओगे। तो ओशो सबके लिए नहीं है। आप कहना चाहते हो जिनका माइंड थोड़ा जागरूक है, अगर वो समझे ओशो को तो बात, जो समझे बस वही जाए उस तरफ, नहीं तो खतरा हो जाएगा। सर आप अकबर की बहुत तारीफ करते हो, अकबर की तारीफ आप इतनी क्यों करते हो? नहीं, मैं किसी की मैं तुलसी की अगर मैं अगर कैक्टस की तारीफ करूं तो लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे तुलसी की तारीफ करनी ही करनी है। भगवान शंकर की मैं कितनी तारीफ करता हूँ, कृष्ण भगवान की कितनी तारीफ करता हूँ। 1556 मुगलों के पास कोई टेरिटरी ही नहीं है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसकी उम्र 14 साल है, टेरिटरी है ही नहीं। दे आर फॉरेनर्स, विदेशी है वो। भारत के हिंदू भी उसका दुश्मन है, भारत का मुसलमान भी उसका दुश्मन है। और 1556 से वो आदमी दिल्ली पे कब्जा करता है और 1605 पर पूरी भारतीय सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा। अचीवमेंट नहीं है? जैन संत को बुलाता है दरबार में, हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि देता है। किसी मुसलमान को उसने जगत गुरु की उपाधि नहीं दी। अकबर से मुसलमान मौलाना भी नफरत करता है। अब्दुल नबी एक मौलाना था उसके दरबार में, यमुना में डुबो के मार डाला। काबिल आदमी है वो। अकबर की किस आइडियोलॉजी को आप पसंद करते हो? मतलब सबसे ज्यादा नहीं, आइडियोलॉजी का क्या है कि वो आदमी बड़ा रैशनल है, प्रैक्टिकल है। उसको कोई बात तुम समझाओ उसको। जैसे दिल्ली है, गुजरात है, दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान पड़ता है। अगर आपको गुजरात जाना है तो राजस्थान होके जाना होगा। अब राजस्थान के राजपूतों का शौक है लड़ना, उनको लड़ाई मजा आता है, उनका टेरेन बहुत टफ है, डेजर्ट है। तो राजपूतों ने सबको हराया और सबको पानी पिलाया और सबको रुलाया। अकबर आया, उसकी भी राजपूतों से लड़ाई शुरू हुई। तो उसने बीरबल को बोला, यार बीरबल ये बताओ ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले साहब इनको साहब इज्जत चाहिए। कहा दे दो, बोरम भर से दे दो। इज्जत कौन सी कमोडिटी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बोले और क्या चाहिए? बोले साहब ये लड़ना चाहता। अरे बोला बहुत अच्छा यार, इनको अपॉइंट करो अफगानिस्तान में। तो मान सिंह को सूबेदार बना दिया अफगानिस्तान का। अब एक तरफ अफगानी और दूसरी तरफ राजपूत, दो लड़ रहे हैं। अकबर अनारकली का डांस देख तुम उस अदा के कायल नहीं हो गए? सही बात, क्या बात बात और तो हमसे- वैसी हरकत। हाँ बताओ, ये चीज है। इसलिए आप अकबर के बारे में, हर वो आदमी जिसने अपना वजूद पैदा किया है इस दुनिया में, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स, मैं उसको सलाम करता हूँ। वो चाहे अकबर हो, चाहे कोई भी चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं करता, करते हो। बिल्कुल मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। वो आदमी एक सामान्य परिवार से आकर तीसरे टर्म प्रधानमंत्री, सलाम है उस आदमी को। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है सर, अब ऐसा लीडर शायद बहुत टाइम बाद होगा जो इतना ग्लोरीफाई हुआ है। नहीं, जैसे लोग कहते हैं ईवीएम की चोरी हो रही है, तो तू भी कर, तू भी हैकर बुला दुनिया से, तू भी कर। अगर वो हैक कर रहा है तू भी कर ले भाई, तुझे कौन रोक रहा है? कि सारे हैकर दुनिया के उन्हीं के पास है भाई। उनके पास पुतिन के हैकर हैं, तू ट्रम्प के बुलवा ले, ट्रम्प के भी तो हैकर होंगे, तुम भी हैक कर तू भी कर ले हैक। ये सब बातें, जीत रहा है ना आदमी, वो बात है, बस अर्जुन जीत रहा है, बस यही बात है। कैसे जीत रहा है।
बस। अच्छा सर, एक चीज बताओ, जैसे भगवत गीता भी आपने बताया आप पढ़ा रहे हो, बहुत अद्भुत किताब है, कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने सीख दी है बहुत सारी। आज इस पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात बताओ गीता के बारे में कि अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो वो मजबूर हो कि वो गीता को एक बार पढ़े, उसको लगे कि पढ़ना चाहिए गीता। देखो, अगर आप गीता के नहीं पढ़ोगे तो आप माया के भक्त हो जाओगे। माया के अगर भक्त हो जाओगे तो माया के मंदिर जाओगे, बियर बार। माया के जो अंग हैं उनको आप वर्ण करोगे, शराब पियोगे, नशा करोगे, सेक्स की तरफ जाओगे, और ये सब फाइनली तुम्हें कहां ले जाएंगी? आईसीयू में। क्योंकि ये तो आपके साथ आनी ही आनी है। अगर आपने गीता पढ़ ली तो वहां से आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा कि ब्रह्म के रास्ते पर आना है। फिर माया आपकी गुलाम भी हो जाएगी बाद में। और जैसे ही आप ब्रह्म के रास्ते पे आओगे, ध्यान, योग, पढ़ाई, एक्सरसाइज, और आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आईसीयू में ना जाना पड़े, यानी नर्क, और जाने से पहले, शरीर को त्यागने से पहले ये दुनिया आपको सम्मान के भाव से देखे और आप 24 घंटे आनंदित रहो, तो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। हमारे सब, मुझे लगता है लोग पढ़ेंगे। और अगर आपने स्टार्ट करी तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने गीता पढ़नी स्टार्ट करी है। सर, आपके भाषणों में जब आप स्टेटमेंट्स देते हो तो एरिस्टोक्रेट क्लास की बहुत बातें करते हो। एरिस्टोक्रेट क्लास, व्हाट इज दिस एरिस्टोक्रेट क्लास? एंड आप बोलते हो कि इंसान को अगर बनना है तो इसी क्लास में जाना चाहिए। मिर्जापुर देखो, हाँ, अखंडानंद त्रिपाठी है, बिल्कुल। ललित को ले जाता है सीएम के पास, ले आता है ना, सीएम के पास ले आता है। उसके तुम सीएम से, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी वो है जिसके कॉन्सेप्ट लाइफ में क्लियर है। दुनिया में 3 क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास, शाही वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास, सीसी, क्लियर कॉन्सेप्ट पीपल, ठीक है, शराब पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं। फिर तुम मिडिल क्लास, दूसरा वर्ग है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, शराब पीते हो जी, होली को पी लेते हैं, लो। नॉनवेज खाते हो? नहीं भैया, अंडा खा लेते कभी। फिर आता है एक वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। कितने बच्चे भाई तेरे? भैया 13 बच्चे। 13 बच्चे पैदा किए? नहीं भैया, भगवान के बच्चे हैं भैया। अच्छा, तुम्हारा नाम भगवान है? नहीं भैया। अच्छा, तुम्हारे पड़ोसी का नाम भगवान? अरे भैया, उसके बच्चे। तो देखो, अखंडानंद जाता सीएम के सामने, कहता है कि हम दरबार में मिलते हैं अपने, ऐसे किसी से पर्सनल नहीं मिलते। कहता है फिर भी आप हमसे मिले। तो कहता है कि आप मेरे भाई से बात कर लो। कहता है 20 साल के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी लंका डूब जाएगी। कहता है वो भाई है हमारे। कहता है भाई तो है पर खत्म है, हम चाहते हैं हमारा आपसे सीधा संपर्क रहे और जितना पैसा कहोगे उतना भिजवाएंगे। कहता और वो गोरखपुर वाला कांड, कहा उसको भी हैंडल कर लेंगे। पीछे खरगोश बैठे हुए हैं। हेले जी, भैया जी, तुम गोरखपुर में थे? जी भैया जी। हाथ में क्या था? गन। कैसे मारता मकबूल सीएम के सामने, क्या सीन है वो। ललित कौन है? वर्किंग क्लास। तुझे भिखमंगे क्या जरूरत थी सीएम से मिलने जाने की? तू कौन सा माइनिंग का ठेकेदार था? हैं? वहां जाके सीएम के ऑफिस में बाहर बैठा हो, लड़की बैठी, उससे कहता कितनी सैलरी पाती हो? तुम्हारी वो है जो उससे बात कर रहे हो तुम? यही कहता हूं एरिस्टोक्रेसी मतलब जिसको समझ है, एक वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो रिश्ते नहीं बनाता, वो इंटरेस्ट बनाता है। गरीब लोग क्या बनाते हैं? रिश्ते। प्रतीक जी आप कहाँ के हैं? मैं गोंडा का हूं। अरे मैं भी गोंडा हूं। अबे गोंडा के हो तो 2,000 रुपए। यही सबसे बड़ा फर्क है। कॉमन पीपल रिश्ते बनाते हैं, एरिस्टोक्रेसी इंटरेस्ट बनाती है। मुझे पता है अगर प्रतीक से मुझे दोस्ती करनी है तो मैं पता करूंगा कि प्रतीक को चाहिए क्या, जो चाहिए वो लाके मैं सामने रख दूंगा, हो गई दोस्ती। फालतू में गाना गाना, पेड़ के पीछे जाना,
तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने तुझे चाहूं कि प्यार करूं। भाई मुझे किसी लड़की को प्रपोज करना हो, मैं सीधे जाऊंगा, मैं बैग लेकर, ये ले रख ले, ये चाबी ले ले, आई लव यू, आई लव यू, अरे रहने दे, अदर से अंदर बातें फलाना, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत अच्छा हंसती हो, वो भी मन में सोचती है, बदतमीज, टाइम बर्बाद कर रहे हैं नालायक। काम की बात करो, पैसा लाया हो जी, ये लो। बताऊं, अगर तुम्हारे बच्चे तुम उनको चॉकलेट ना दो और पड़ोसी उनको रेगुलरली चॉकलेट दे, वो उनको पापा कहने लगेंगे। और यार कितनी सिंपल सिंपल बातें हैं जिंदगी में। नहीं, सिंपल सी बातें यार, जिंदगी में परेशान ही नहीं होना, सूरज बन के रहना है। सबकी जो भी अगल बगल है, सबकी जिंदगी में फोटोसिंथेसिस करना है। जो भी आया है, भैया नमस्ते, ये ले 1000 रुपए, अरे भैया हो जा, भैया हो जा। किसी से रिश्ता नहीं बनाना है, किसी को प्रेम नहीं करना है, करना ही नहीं, करना ही नहीं। भगवान किसी को मिलता है? नहीं मिलता, फिर भी लोग उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दाता है। पब्लिक जाके उसके सामने गाना गाती है, तुम दाता हो हमें भिखारी। तो जो भिखारी है वो आम आदमी है, जो दाता है वो भगवान है। तो अगर भगवान बनना है तो भगवान के कुछ गुण सीख लो, दाता हो जाओ। देना, ये लो पैसा, और क्या चाहिए? बस कोई बदतमीजी करे, दंडित भी कर दो, चक्र निकाला तुरंत जो है। सर बहुत अद्भुत ज्ञान है आपका। आपने नए साल पे बहुत सारे लोगों की आंखें भी खोल दी, बहुत कुछ ऐसा बता के तो शायद वो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको मजा आएगा, और शायद आप उनको कुछ एक नई शुरुआत दे दो नए साल पे। देखो, मैं बस एक बात सबसे लास्ट में कहना चाहता हूँ राइट। कि इस दुनिया का जो कीवर्ड है ना, जिसपे ये दुनिया चलती है, वो है शक्ति। ना माँ बाप को दोष दो, ना दोस्तों को दो, ना परिवार को दो, ना रिश्ते, किसी को मत दो। अगर तुम कमजोर हो तो तपस्या शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा होगी, ये सब वापस आ जाएगी। भाई तुमने अपनी बीवी से कहा कि जितनी बार आई लव यू बोलोगी उतना लाख रुपया दूंगा, वो दिन भर बोलेगी, जब देखेगी तब बोलेगी आई लव यू, ये ले 2 लाख। तुमने तो एक कहा था, चल कोई बात नहीं, एक बार और बोल दे। सिंपल लाइफ जीना है यार, इतना टेंशन ही क्यों लेना? राजा बनना लोग खुदा के पीछे। खुद को तो शक्ति, इसीलिए इस देश ने एक शब्द पैदा किया, तपस्या। बदल लो अपने आप को। अब ये है शीशा है, अब अगर हमें इसे बदलना है, टेम्परेचर देना पड़ेगा 1500 डिग्री सेल्सियस, ये लिक्विड हो जाएगा, पर हम इसके शेप को चेंज कर देंगे। उसी से शब्द बना है तपस्या। इतना टेम्परेचर दो अपने आप को और बदल लो और शक्ति पैदा कर लो, फिर ये दुनिया तुम्हारी है। सो थैंक यू फॉर दिस काइंड टाइम, काइंड वर्ड्स, एंड जो आपने शिक्षा दी है अद्भुत है। अरे ज्ञान आपका। मजा आया यार, बहुत अच्छा। किसी दिन एक और शो करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, कहीं एक बढ़िया सा स्पेस ले लेते हैं, यूथ को भी बुला लेते हैं। नहीं सर, स्टूडियो बन रहा है, आप मजा आएगा आपसे बात। मजा आएगा, तो यूथ को भी बुला लेंगे 150, उनको भी बिठाएंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे और उनसे बात करेंगे उनके टॉपिक्स पे, उनके बदल। थैंक यू सो मच सर, आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, थैंक यू। और सभी लोगों को नववर्ष की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा है, आपको बहुत कुछ ट्रू वैल्यू सीखने को मिली है, तो उसको लाइक करो, इसको शेयर भी कर देना उस इंसान तक जिसकी जिंदगी में आप 2026 में चेंज लाना चाहते हो। मैं मिलता हूं आपको किसी और नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।